सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। एवरेज ड्यू डेट पिछली क्लास में खत्म करने के बाद अब बारी है अगले चैप्टर की। चैप्टर का नाम है अकाउंट करंट दोस्तों। तो वी आर स्टार्टिंग विद न्यू चैप्टर अकाउंट करंट। तो क्या है ये अकाउंट करंट, इसके बारे में पहले कुछ लिख लेते हैं, फिर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो सब मेरे साथ लिखना स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। एवरीवन लिखना स्टार्ट कीजिएगा। हेडिंग डालिए अकाउंट करंट। और अंडरलाइन कर दीजिए। चलिए, सो इसके नीचे लिखिए दोस्तों अकाउंट करंट refers to a running statement of transactions between two parties, a running statement of transaction between two parties for a period including interest thereon, including interest thereon. अगला पॉइंट लिखिएगा, अकाउंट करंट may be rendered by a supplier to its customer by a bank to its customer, etc. By a bank to its customer, etc. Account current statement, account current can be prepared using three methods. First, using interest tables, that is computing interest for each individual transaction. B, product method, and C, product of balance method. Product of balance method. इतना नोट करने के बाद पेन रख दीजिए नीचे और सामने देखिए सब मेरे साथ दोस्तों। एवरीवन एक मिनट अभी आई होप आप सबने ये नोट कर लिया है दोस्तों। तो आइए अब समझ लेते हैं दोस्तों अकाउंट करंट। ये चैप्टर आपने पहले कभी नहीं पढ़ा हुआ दोस्तों,
तो समझ लेते हैं अकाउंट करंट क्या होता है एवरीवन। सो दोस्तों, आप लोगों ने अपने पेरेंट्स के बैंक अकाउंट्स के बारे में कुछ चीजें देखी होंगी दोस्तों। जैसे आपके पेरेंट्स का अगर एक बैंक में अकाउंट है, तो आज के जमाने में डिजिटल वर्ल्ड में ईमेल पे स्टेटमेंट आ जाती है। पहले हार्ड कॉपी आती थी, कभी पासबुक होती थी, पासबुक के बाद बैंक स्टेटमेंट्स घर आने लग गई जब से प्राइवेट बैंक्स आए। और अब जमाना वो है दोस्तों जहां पे हर महीने ऑनलाइन आपके पास एक स्टेटमेंट आ जाती है अपने बैंक से। तो बैंक जो आपको हर महीने स्टेटमेंट भेजता है दोस्तों, वो स्टेटमेंट क्या दिखाती है? वो स्टेटमेंट दिखाती है एक कस्टमर यानी हमारे और बैंक के बीच में क्या क्या ट्रांजैक्शंस हुई एक महीने के अंदर। सो इट मे हैव सम ओपनिंग बैलेंस, इट मे हैव सम डिपॉजिट, सम विड्रॉल, and it would have the interest to be charged or payable by them। तो कोई इंटरेस्ट अगर उन्होंने लेना है तो वो भी होगा, अगर इंटरेस्ट देना है तो वो भी होगा। सो दे वुड सेंड अस अ मंथली और अ क्वार्टरली स्टेटमेंट जिसके अंदर ट्रांजैक्शंस होंगी और साथ ही इंटरेस्ट होगा। सो बैंक इज सेंडिंग दैट स्टेटमेंट बिटवीन द बैंक एंड इट्स कस्टमर्स, जिसमें ट्रांजैक्शंस होती हैं दोनों पार्टीज के बीच की, और साथ ही इंटरेस्ट भी होता है, इंटरेस्ट जो चार्ज किया या इंटरेस्ट जो अलाउ किया। इस स्टेटमेंट को कहा जाता है अकाउंट करंट स्टेटमेंट। बेटा, जैसे आपने कभी सुना होगा बैंकों में हमारे करंट अकाउंट होते हैं। करंट अकाउंट, करंट अकाउंट का हिंदी वर्ड होता है चालू खाता, मतलब रनिंग अकाउंट, जहां पे बार बार जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, कभी डिपॉजिट कभी विड्रॉल, वो होता है करंट अकाउंट, वो बैंक में होता है दोस्तों। हम यहाँ करंट अकाउंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं एक स्टेटमेंट की जो किसी भी दो पार्टीज के बीच में हो सकता है, जहां ट्रांजैक्शंस होती हो और दोनों पार्टीज में इंटरेस्ट चार्ज या अलाउ होता हो, राइट। तो एक पार्टी इंटरेस्ट देगी, दूसरी पार्टी इंटरेस्ट लेगी, तो ट्रांजैक्शंस है और उन ट्रांजैक्शंस पे लगने वाला इंटरेस्ट है। ऐसी ट्रांजैक्शंस की स्टेटमेंट को कहा जाता है अकाउंट करंट स्टेटमेंट। तो इट कुड बी लाइक दिस, मैं एक सप्लायर हूं और आप एक कस्टमर हैं। तो मैं आपको माल बेचता हूं, आप बार बार मुझसे माल खरीदते हैं, महीने में हमारे बीच में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, जब आपको जरूरत होती है आप मुझसे माल खरीदते हो और साथ ही आप मुझे ऑन अकाउंट पेमेंट्स भी करते रहते हो दोस्तों। हमारे बीच में अग्रीमेंट है कि मैं आपसे इंटरेस्ट चार्ज करूंगा 10% पर एनम के रेट से, तो जितना आप डिले करेंगे 10% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट भी देना होगा। तो हमारे बीच में जो जो ट्रांजैक्शंस हुई, माल बेचने की, आपसे पेमेंट आने की, और उस सब पे जो इंटरेस्ट ड्यू हुआ, ये पूरी चीज दिखाती हुई एक स्टेटमेंट, दैट स्टेटमेंट इज टर्म्ड एज अकाउंट करंट स्टेटमेंट, राइट दोस्तों। तो ये पहली दो लाइनें पढ़ेंगे सब मेरे साथ। Account current refers to a running statement of transactions between two parties for a period, एक particular period के लिए, including interest thereon। तो बेटा इट इज नथिंग बट डेटर क्रेडिटर वाला अकाउंट है, बस साथ में इंटरेस्ट भी चार्ज किया जा रहा है। हम जो नॉर्मल डेटर अकाउंट बनाते हैं, नॉर्मली वहां इंटरेस्ट की वर्किंग्स नहीं होती, इंटरेस्ट नहीं होता, माल बेचा, पैसा आया, कुछ बैड डेट हो गए, एक रनिंग नॉर्मल अकाउंट होता है दोस्तों। ये भी वही चीज है, बस साथ में इंटरेस्ट भी जुड़ जाएगा और कुछ नहीं। अकाउंट करंट कौन भेज रहा है? दो पार्टीज जिनके बीच में डीलिंग्स हो रही हैं, जैसे बैंक और उसके कस्टमर के बीच में, जैसे एक सप्लायर और उसके कस्टमर के बीच में, एक पार्टनरशिप में फर्म और पार्टनर्स के बीच में, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। दोनों पार्टीज में से कोई भी किसी को भेज सकता है दोस्तों, यानी कस्टमर सप्लायर को भी भेज सकता है। कस्टमर कह सकता है भाई साहब मेरे हिसाब से, मेरी किताबों के हिसाब से मैंने आपका इतना इतना पैसा देना है। सप्लायर में सेंड अ स्टेटमेंट सेइंग मेरे हिसाब से आपने मेरा इतना इतना पैसा देना है, आपके साथ मेरी ये ट्रांजैक्शंस हुई हैं। ऑल्टरनेटिवली कस्टमर भेज सकता है, राइट। आई होप इतनी बात आपको समझ आती है दोस्तों। अकाउंट करंट इस वर्ड का मतलब समझ आता है। अब ये स्टेटमेंट कैसे बनाई जाती है उस पे आएंगे दोस्तों। सो अकाउंट करंट स्टेटमेंट तीन मेथड से बनाई जा सकती है। देयर आर 3 मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंट करंट स्टेटमेंट। 3 मेथड्स मैंने लिखे हैं। पहला मेथड यूजिंग इंटरेस्ट टेबल्स, ये क्या है अभी समझेंगे दोस्तों। दूसरा मेथड प्रोडक्ट मेथड, और तीसरा मेथड प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस मेथड। दोस्तों अगर मैं ऐसा कह दूं कि मेथड ए और मेथड बी, ये करना आपको पहले से आता है दोस्तों, बस एक स्टेटमेंट के अंदर दिखाएंगे तो ये एग्जैजरेशन नहीं होगी। मैं दिखाता हूं दोस्तों कैसे बनाया जाता है। ये पहले दोनों मेथड एक जैसे ही हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं। क्या फर्क है वो समझेंगे, क्या होता है इन मेथड्स में वो समझेंगे। तीसरे मेथड को चैप्टर का आखिरी हिस्सा बनाएंगे दोस्तों, राइट। तो पहला फोकस रहेगा मेथड ए और मेथड बी पे, मेथड सी सबसे आखिरी में आएंगे इस चैप्टर में। तो आई होप यहां तक आप सबने नोट भी कर लिया है। तो अब अकाउंट करंट स्टेटमेंट का फॉर्मेट नोट करेंगे दोस्तों। तो आइए मेरे साथ, अकाउंट करंट स्टेटमेंट का फॉर्मेट एवरीवन।
ये नोट करेंगे सब बच्चे। कॉलम थोड़े ज्यादा होते हैं इसके अंदर, इसीलिए अपने रजिस्टर्स को आप हॉरिजॉन्टली घुमा के लिख सकते हैं। ये फॉर्मेट बनाते हुए, क्योंकि ट्रांजैक्शन नहीं डालेंगे, इसीलिए आप चाहे तो अभी वर्टिकल बना सकते हैं, लेकिन जब आप पूरा क्वेश्चन कर रहे होंगे तो जगह थोड़ी कम पड़ जाती है। रजिस्टर्स को घुमा के आप फॉर्मेट नोट कर सकते हैं। तो पहले मेरे साथ देखिएगा, सिर्फ मैं टाइम दूंगा आप लोगों को नोट करने का। ये लीजिए, अकाउंट करंट, रादर मिस्टर एक्स इन अकाउंट करंट with Mr. Y. Mr. X in account current with Mr. Y. Interest at the rate of 10% per annum up to 31st January 2020. ये हम फॉर्मेट बना रहे हैं दोस्तों अकाउंट करंट स्टेटमेंट का। Okay, so date, particulars, amount, due date, number of days, interest, and again date, particulars, amount, ड्यू डेट, नंबर ऑफ डेज एंड इंटरेस्ट। बनाइए दोस्तों। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ड्यू डेट, नंबर ऑफ डेज, इंटरेस्ट, ये 6 कॉलम आपके डेबिट साइड मान लीजिए, और यही 6 कॉलम आपके क्रेडिट साइड पे। जैसे अकाउंट में डेबिट क्रेडिट की साइड्स होती हैं, वैसे ही एग्जैक्टली वही स्टेटमेंट है, बस वहां डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट के कॉलम होते हैं, यहाँ डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट के साथ 3 कॉलम और डाले हैं, ड्यू डेट, नंबर ऑफ डेज और इंटरेस्ट के। सो आई होप दोस्तों आप लोगों ने फॉर्मेट बना लिया है एवरीवन। बेटा जहां हेडिंग डाली है फॉर्मेट ऑफ अकाउंट करंट स्टेटमेंट, वहीं पर एक वर्ड ऐड कर दीजिए, दिस इज यूजिंग इंटरेस्ट टेबल। जो हमने पहला मेथड लिखा था ये उसी का फॉर्मेट है, यूजिंग इंटरेस्ट टेबल्स। अब इस फॉर्मेट को समझने की कोशिश करते हैं, और आप लोग भी मेरे साथ इन चीजों को मार्क करेंगे दोस्तों, एवरीवन। दोस्तों मिस्टर एक्स, हमने जो हेडिंग डाली है वो है मिस्टर एक्स इन अकाउंट करंट विद मिस्टर वाई। तो मिस्टर एक्स कौन है दोस्तों? हु इज मिस्टर एक्स? जस्ट वन मोमेंट एवरीवन, जस्ट वन मोमेंट। तो ये मिस्टर एक्स कौन है दोस्तों? मिस्टर एक्स है इस स्टेटमेंट का रिसिपिएंट एवरीवन। मिस्टर एक्स इज द रिसिपिएंट। तो लिखिएगा एवरीवन, एरो डाल के लिख दीजिए, मिस्टर एक्स इज द रिसिपिएंट।
यानी जिसे ये स्टेटमेंट भेजी जा रही है दोस्तों, वो है मिस्टर एक्स। वैसे ही दोस्तों मिस्टर वाई कौन है? मिस्टर वाई इज द सेंडर ऑफ द स्टेटमेंट। मिस्टर वाई इज द सेंडर ऑफ द स्टेटमेंट। यानी दोस्तों मिस्टर वाई मिस्टर एक्स को ये स्टेटमेंट भेज रहा है। तो दोस्तों मान लीजिए मिस्टर वाई एक सप्लायर है जो मिस्टर एक्स को माल बेचता है उधार पे। तो मिस्टर वाई बीइंग द सप्लायर अपनी किताबों से स्टेटमेंट बना के भेज रहा है कि मिस्टर एक्स तुम्हारे साथ मेरी ये ट्रांजैक्शंस हुई है, या फाइनली इतना बैलेंस लेना या देना है। तो पूरे पीरियड की स्टेटमेंट बना के दी जा रही है बाय मिस्टर वाई टू मिस्टर एक्स। क्या इतनी बात सबको समझ आती है दोस्तों? अब आ जाते हैं नीचे वाले हिस्से पे। ये जो लिखा है इंटरेस्ट, ये वो इंटरेस्ट का रेट है जो दोनों पार्टीज के बीच की ट्रांजैक्शन पे चार्ज या अलाउ किया जाता है। यानी अगर लेट पेमेंट होगी तो इतना इंटरेस्ट मिस्टर एक्स को देना होगा, अगर जल्दी पेमेंट होगी तो इतना मिस्टर एक्स को डिस्काउंट मिलेगा। तो ये वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो चार्ज या अलाउ किया जा रहा है बिटवीन द टू पार्टीज। राइट दोस्तों? एंड द लास्ट वन विच इज दिस डेट। इस डेट का मतलब क्या है दोस्तों? इस डेट का मतलब है इस दिन तक की स्टेटमेंट बना के दी जा रही है। दैट मींस दैट्स द स्टेटमेंट डेट। तो जैसे 31 जनवरी तक की स्टेटमेंट भेजी जा रही है, तो दैट्स द स्टेटमेंट डेट, or you may call it as statement end date. Beta, am I audible now? All of you? Everyone? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. मुस्कान बेटा, मैंने जो सेंडर रिसिपिएंट अज्यूम किए हैं, मैंने एक फॉर्मेट बनाया है सिर्फ। ये मिस्टर एक्स की जगह राम हो सकता है, मिस्टर वाई की जगह श्याम हो सकता है। मैं ये मान रहा हूं कि ये स्टेटमेंट मिस्टर वाई मिस्टर एक्स को भेज रहे हैं। तो मिस्टर वाई इज द सेंडर, मिस्टर एक्स इज द रिसिपिएंट। हम जब लिखते हैं मिस्टर एक्स इन अकाउंट करंट विद मिस्टर वाई, इसको लिखने का मतलब होता है जिसका नाम पहले लिखा गया उसको ये स्टेटमेंट भेजी जा रही है। यानी ये मिस्टर एक्स का अकाउंट है इन द बुक्स ऑफ मिस्टर वाई। मिस्टर वाई अपनी किताबों में जो मिस्टर एक्स का अकाउंट बनाता है, ये उसकी कॉपी है, साथ ही इंटरेस्ट की वर्किंग भी है। राइट एवरीवन? सो बेटा ये जो लाल और गोले मार के जो लिखा है, ये फॉर्मेट सिर्फ समझाने के लिए है कि ऊपर जो हम हेडिंग्स डालते हैं उसका मतलब क्या है। जैसे आप एक अकाउंट के ऊपर लिखते हो इन द बुक्स ऑफ मिस्टर वाई, उसका मतलब होता है वाई की किताबें हैं। और फिर आप नीचे लिखते हो मिस्टर एक्सेस अकाउंट, उसका मतलब होता वाई की किताबों में एक्स का अकाउंट है। ये बिल्कुल वही चीज है दोस्तों। मिस्टर एक्स इन अकाउंट करंट विद मिस्टर वाई, यानी वाई की किताबों से एक्स का अकाउंट बना के भेजा जा रहा है। 10% इंटरेस्ट चार्ज होता है या अलाउ होता है, और स्टेटमेंट का आखिरी दिन है 31 जनवरी 2020, यानी स्टेटमेंट 31 जनवरी 2020 तक की भेजी जा रही है। ठीक है दोस्तों? अब नीचे जो कॉलम्स हैं उन्हें देख लेते हैं। तो मेरे बच्चे पहले तो ध्यान से देखो, ये 3 कॉलम जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, ये आपका एक नॉर्मल अकाउंट को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे डेटर क्रेडिटर अकाउंट होता है, तो डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, लेफ्ट साइड वाली डेबिट साइड हो गई, राइट साइड वाली क्रेडिट साइड हो गई। ये वही अकाउंट है दोस्तों, बिल्कुल प्योर वही अकाउंटिंग है, कोई नई चीज नहीं। लेकिन हमने कहा था दोस्तों अकाउंट करंट के अंदर इंटरेस्ट भी होता है। तो भाई इंटरेस्ट के लिए तो पहले मुझे पता करना होगा ड्यू कब होता है, ड्यू डेट क्या है, क्योंकि इंटरेस्ट का मीटर कब से चालू होगा? ड्यू डेट के अगले दिन से। तो ड्यू डेट आ गई। अब इंटरेस्ट का मीटर जैसे हमने कहा ड्यू डेट के अगले दिन से चालू होगा, तो भाई अगले दिन से कहां तक जाएगा, वो उसके लिए नंबर ऑफ डेज आ गए, और उस नंबर ऑफ डेज के लिए इंटरेस्ट। तो ये जो अगले 3 कॉलम दिखाए हैं,
ये सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट की वर्किंग है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट की वर्किंग। तो अगर ये 3 कॉलम ना होते, सिर्फ येलो वाले कॉलम्स होते, तो हम इसे नॉर्मल लेजर अकाउंट बोलते, क्योंकि साथ ही इंटरेस्ट की वर्किंग्स भी दिखा रहे हैं, इसीलिए स्टेटमेंट को कहा जाता है अकाउंट करंट स्टेटमेंट। और इसमें 3 एक्स्ट्रा कॉलम्स जो डाले वो इंटरेस्ट की वर्किंग्स के लिए डाले। सब बता दीजिए दोस्तों, क्या ये फॉर्मेट सबको समझ आता है? एवरीवन, एनीवन हु हैज नॉट गॉट दिस, कोई इशू? Yes, sir. वी कैन डिस्कस दैट। आ गया सबको समझ? चलिए, तो अगर समझ आ गया है तो भाई ये समझ लो, ये सीए इंस्टीट्यूट फ्री के नंबर देता है, ये फ्री के मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि डेटर क्रेडिटर अकाउंट बनाना है बस, और उसके अलावा इंटरेस्ट की वर्किंग करनी है। इंटरेस्ट की वर्किंग ही डिफरेंट है, वो समझनी है और कुछ नहीं दोस्तों। ठीक है जी, चलिए बस इतने से ज्ञान के साथ सीधा ले चलता हूं पहले क्वेश्चन पे, और फर्स्ट क्वेश्चन के थ्रू इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे दोस्तों। राइट, तो आइए मेरे साथ एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 1 on your screens everyone, just one moment. So on your screens everyone, question number 1, आप लोग अपनी बुक खोल सकते हैं साथ साथ और देखेंगे मेरे साथ। प्रिपेयर अकाउंट करंट फॉर नाथ ब्रदर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस विद श्याम। एवरीवन, आपको नाथ ब्रदर कह रहा है भाई मेरे लिए एक स्टेटमेंट बना दो जो श्याम के साथ मेरी ट्रांजैक्शन हुई है उसके। तो बेसिकली नाथ ब्रदर स्टेटमेंट भिजवाएगा श्याम को। राइट एवरीवन, तो आपको नाथ ब्रदर कह रहा है कि मेरे लिए श्याम के साथ हुई ट्रांजैक्शंस की एक स्टेटमेंट बना दो। तो कौन है रिसीवर और कौन है सेंडर दोस्तों? हु इज सेंडिंग द स्टेटमेंट? नाथ ब्रदर्स। और किसको भेज रहा है बेटा? शाम को। तो हमारी जो अकाउंटिंग जो हेडिंग लिखी जाएगी वो होगी श्याम इन अकाउंट करंट विद नाथ ब्रदर्स। बेसिकली ये नाथ ब्रदर्स की किताबों में श्याम का अकाउंट है। इज दिस ओके एवरीवन? तो अब ट्रांजैक्शंस देखो दोस्तों, 2013 की ट्रांजैक्शंस है। 16 सितंबर गुड्स सोल्ड टू श्याम 200 रुपए। मुझे बताओ दोस्तों, आप नाथ की बुक्स में एंट्री कर रहे हो और आपने माल बेचा है शाम को, क्या एंट्री करोगे दोस्तों? शाम टू सेल। तो शाम टू सेल्स, शाम आपका डेटर बन गया, टू सेल्स 200 रुपए। और आगे दिया हुआ है दोस्तों, ये पैसा ड्यू होता है 1 अक्टूबर के दिन। अगली ट्रांजैक्शन 1 अक्टूबर के दिन, कैश रिसीव फ्रॉम शाम 90 रुपीज। अगली ट्रांजैक्शन 21 अक्टूबर, गुड्स परचेज फ्रॉम शाम 500 रुपए, ड्यू 1 दिसंबर। बेटा 16 सितंबर को आपने माल बेचा था शाम को, 21 अक्टूबर के दिन आप शाम से माल परचेज कर रहे हो सकता है दोस्तों दो पार्टीज के बीच में परचेज एंड सेल की ट्रांजैक्शन चलती हो, तो शाम भी कुछ ऐसा माल बनाता है जो हम खरीदते हैं। राइट, तो गुड्स परचेज फ्रॉम शाम, एंट्री क्या हो गई? परचेजेस टू शाम अकाउंट। बस वही अकाउंटिंग करनी है, बेसिक अकाउंटिंग है दोस्तों। आगे देखो, 1 नवंबर पेड टू शाम, 1 दिसंबर पेड टू शाम, 5 दिसंबर गुड्स परचेज फ्रॉम शाम, 10 दिसंबर गुड्स परचेज फ्रॉम शाम, और उनकी ड्यू डेट्स दी हुई है। 2014 के दिन 1 जनवरी पेड टू शाम, 9 जनवरी गुड्स सोल्ड टू शाम, और उसकी ड्यू डेट दी हुई है। आपसे क्या मांगा जा रहा है जरा ध्यान से देखिए नीचे। The account is to be prepared up to 1 February, यानी 1 फरवरी तक की स्टेटमेंट बनानी है। Calculate interest at 6% per annum. 1 year is 365 days. आई होप दोस्तों क्वेश्चन समझ आता है। बेसिकली डेटर क्रेडिटर अकाउंट बनाना है, नाथ ब्रदर्स की बुक्स में अकाउंट बनाना है दोस्तों। राइट, तो आइए दोस्तों कैसे बनाया जाएगा, सीधा ले चलते हैं आपको अब सॉल्यूशन पे। तो लेट्स वर्क आउट द सॉल्यूशन नाउ एवरीवन। सो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। So this is Sham in account current with Nath Brothers
इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ, इंटरेस्ट का रेट था दोस्तों 6%, 6% पर एनम अप टू 1st February 2014, अप टू 1st February 2014। फॉर्मेट बना लेते हैं पूरा, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ड्यू डेट, नंबर ऑफ डेज एंड इंटरेस्ट। और ये यही यही सब चीजें क्रेडिट साइड पे डाल देते हैं। पर्टिकुलर्स का कॉलम ऑफ कोर्स थोड़ा बड़ा रखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, द फॉर्मेट इज रेडी, लेट्स मेक द ट्रांजैक्शन एंट्रीज नाउ। तो आइए दोस्तों पहली ट्रांजैक्शन पे, एवरीवन। फर्स्ट ट्रांजैक्शन थी दोस्तों 16th September 2013, गुड्स सोल्ड टू शाम 200 रुपीज, ड्यू ऑन 1st October। तो 16 सितंबर के दिन ट्रांजैक्शन हुई है, तो 16 सितंबर के दिन ही रिकॉर्ड कर देंगे दोस्तों। लीजिए पहली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। तो 16 सितंबर 2013, गुड्स सोल्ड टू शाम, और हम शाम का अकाउंट बना रहे हैं नाथ ब्रदर्स की बुक्स में। तो एंट्री हो गई शाम टू सेल्स। ये लीजिए दोस्तों 200 रुपए की ट्रांजैक्शन थी। द ट्रांजैक्शन वाज ऑफ 200 रुपीज, राइट दोस्तों। और बच्चे साथ ही आपको ड्यू डेट दी हुई थी दोस्तों, तो ड्यू डेट जहां दी है वहां प्लॉट कर देता हूं। यहां लिखी है 1st October के दिन ये पैसा ड्यू होता है, 1st October 2013, राइट दोस्तों। नेक्स्ट वन, अगली ट्रांजैक्शन हो रही है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज हैपनिंग ऑन 1st October, कैश रिसीव फ्रॉम शाम 90 रुपीज। 1st October के दिन शाम से पैसा आया है। तो बेटा शाम से पैसा आया है तो एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट टू शाम अकाउंट। सो ऑन 1st October 2013, बाय कैश अकाउंट, और पैसा आया है दोस्तों 90 रुपीज, 90 रुपीज, राइट एवरीवन। चलिए आगे बढ़ा देते हैं एवरीवन, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट वन, अगली ट्रांजैक्शन है 21st October, गुड्स परचेज फ्रॉम शाम 500 रुपीज, ड्यू 1st December। तो 21st October के दिन 500 रुपए के गुड्स परचेज किए हैं। तो परचेज की एंट्री हो गई दोस्तों। अगर हम शाम से परचेज करते हैं तो एंट्री होती है परचेजेस टू शाम अकाउंट, तो एंट्री पास कर देते हैं दोस्तों 21st October के दिन बाय परचेजेस अकाउंट, और ये अमाउंट है दोस्तों, द ट्रांजैक्शन अमाउंट इज 500 रुपीज। बच्चे हर ट्रांजैक्शन के बीच में एक लाइन का गैप छोड़िएगा एवरीवन, प्लीज हर ट्रांजैक्शन के बीच में एक लाइन का गैप छोड़िएगा। सो बाय परचेजेस अकाउंट 500 रुपीज, और ड्यू 1st December। बेटा 1st December की इसकी ड्यू डेट है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन एवरीवन, अगली ट्रांजैक्शन हो रही है पेड टू शाम 330 रुपीज, 1st November के दिन। पेड टू शाम 330 रुपीज एवरीवन। सो पेमेंट हमने करी है पेड टू शाम, तो एंट्री हो गई शाम टू कैश, तो एंट्री पास कर देते हैं दोस्तों। सो दिस एंट्री इज बीइंग पास्ड ऑन 1st November 2013, शाम टू कैश, और ये पेमेंट हमने करी है दोस्तों
₹330 की। उसके बाद अगली ट्रांजैक्शन है एवरीवन, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज अगेन पेड टू श्याम 1 दिसंबर के दिन ₹330। तो लीजिए 1 दिसंबर को फिर से ट्रांजैक्शन रिपीट कर देते हैं, एक लाइन छोड़ के ही लिखते रहिएगा। 1 दिसंबर 2013 टू कैश अकाउंट ₹330। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन दोस्तों, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे आते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 5 दिसंबर की, गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम ₹500। हमने श्याम से गुड्स परचेज किए हैं 5 दिसंबर को ₹500 और ये ड्यू होता है 1 जनवरी के दिन। तो अगेन परचेजेस की एंट्री रिकॉर्ड कर देते हैं एंड दिस ट्रांजैक्शन हैपेंड ऑन 5 दिसंबर। सो 5 दिसंबर 2013 बाय परचेजेस, और ये माल हमने परचेज किया है ₹500 का और ये ड्यू हो रहा है दोस्तों 1 जनवरी को, 1 जन 2030, 1 जन 2014 दोस्तों, 1 जन 14। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे चलते हैं दोस्तों। अगली ट्रांजैक्शन 5 दिसंबर के बाद 10 दिसंबर फिर से गुड्स परचेज किए हैं 10 दिसंबर को ₹200 के, ये भी 1 जन को ड्यू हो रहे हैं। तो 10 दिसंबर ₹200 की परचेजेस, तो नॉर्मल परचेज की फिर से एंट्री कर देते हैं। अब की बात 10 दिसंबर के दिन, 10 दिसंबर 13 बाय परचेजेस अकाउंट, ये परचेज है ₹200 का और ये भी ड्यू होता है 1 जन 14 के दिन। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन एवरीवन, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन अब की बात 2014 में ट्रांजैक्शन हुई है बेटा, हमें स्टेटमेंट बनानी है 1 फरवरी तक, 1 फेब 14। तो 1 जन की ट्रांजैक्शन भी इंक्लूड हो गई। 1 जन को पेड टू श्याम ₹600, पेड टू श्याम ₹600 श्याम को पेमेंट करी है, तो एंट्री हो गई श्याम टू कैश, श्याम टू कैश एंट्री कर देते हैं दोस्तों। और ये ट्रांजैक्शन हुई है 1 जनवरी के दिन, 1 जन 2014 श्याम टू कैश, और ये है ₹600। और लास्ट ट्रांजैक्शन आपको दी है दोस्तों, द लास्ट ट्रांजैक्शन गिवन इज 9 जनवरी, गुड्स सोल्ड टू श्याम ₹20 ड्यू 1 फरवरी। तो 9 जनवरी को हमने माल बेचा है शाम को, सो 9 जनवरी को सेल रिकॉर्ड कर देते हैं। तो सेल की एंट्री हो गई 9 जनवरी के दिन, शाम टू सेल्स, और ये अमाउंट है दोस्तों ₹20 और ट्रांजैक्शन ड्यू होती है 1 फेब 2014 के दिन, 1 फेब 2014 के दिन। लीजिए दोस्तों, ये सारी हमने अकाउंटिंग एंट्रीज रिकॉर्ड और पोस्ट कर दी है। बस पहले सब मुझे ये बता देंगे दोस्तों, यहां तक कोई ऐसी एंट्री है जो आपको समझ नहीं आती? ये तो वही नॉर्मल अकाउंटिंग है जो हम करते हैं, ये वही लेजर अकाउंट बना रहे हैं दोस्तों। तो नाथ की बुक्स में श्याम नाम की पार्टी का अकाउंट बनाया जा रहा है। माल खरीदा तो क्या होगा, माल बेचा तो क्या एंट्री होगी, पैसा आया तो क्या एंट्री होगी, पैसा गया तो क्या एंट्री होगी। रनिंग ट्रांजैक्शंस बिटवीन द टू पार्टीज टिल 1 फरवरी हमने सारी रिकॉर्ड कर दी है। एनीवन, एनी इश्यूज टिल दिस? नहीं तो चलिए अब इस चीज को आगे बढ़ाते हैं और पहले 2 मिनट के लिए सब मेरे साथ देखेंगे दोस्तों, बिकॉज यहां तक तो आप पहले से जानते थे, जो चीज डिफरेंट है अब वो ऐड करना शुरू करते हैं। बेटा जिस ट्रांजैक्शन की ड्यू डेट नहीं दी हुई, जिस ट्रांजैक्शन की ड्यू डेट आपको नहीं दी हुई, वो उनको देखो सिर्फ। ये सारी कैश वाली ट्रांजैक्शन है, जो पैसा आया या पैसा दिया, पैसा आया या पैसा दिया, उनकी ड्यू डेट वही डेट होगी जिस दिन वो ट्रांजैक्शन हुई। भाई पैसा आया है, पैसा उधार की ड्यू डेट होती है, आने की थोड़ा ड्यू डेट है। तो जो पैसा आया है उसकी ड्यू डेट सेम डेट लिख दो, यानी ये पैसा आया 1 अक्टूबर के दिन, तो 1 अक्टूबर 13 ही इसकी ड्यू डेट हो गई दोस्तों, 1 अक्टूबर 13। वैसे ही ये वाला पैसा आपने पे किया है 1 नवंबर को, तो इसकी ड्यू डेट हो गई 1 नवंबर 13। 1 दिसंबर को पेमेंट करी, इसकी ड्यू डेट 1 दिसंबर 13। ये पे किया 1 जनवरी के दिन, 1 जनवरी 14। तो पहली बात जो हमने करी दोस्तों, सेल परचेज की ट्रांजैक्शन की ड्यू डेट्स हमें दी हुई थी क्वेश्चन में,
कैश जो आता है या जाता है उसकी ड्यू डेट नहीं दी होती। जिस दिन पैसा आया या पैसा गया वही ड्यू डेट, उस ट्रांजैक्शन की ड्यू डेट ले ली जाएगी। राइट एवरीवन, ये पहली चीज। अब आते हैं नंबर ऑफ डेज पे दोस्तों, नंबर ऑफ डेज एवरीवन। सो नंबर ऑफ डेज कैसे कंप्यूट करने हैं? हर एक ट्रांजैक्शन को उठाइए, हर एक ट्रांजैक्शन को, और डेज काउंट कीजिए ड्यू डेट के अगले दिन से लेके स्टेटमेंट के आखिरी दिन तक। वैसे मुझे बता दीजिए, वैसे इंटरेस्ट का मीटर कब से कब तक कब से शुरू होता है दोस्तों? ड्यू डेट तक अगर आप पेमेंट कर देते हैं तो कोई इंटरेस्ट नहीं होता। इंटरेस्ट का मीटर चालू होता है ड्यू डेट के अगले दिन से। यानी अगर 1 अक्टूबर आपकी ड्यू डेट है तो 2 अक्टूबर से डेज काउंट करना शुरू कीजिए, और कहां तक? 1 फरवरी तक काउंट कीजिए दोस्तों, स्टेटमेंट के एंड डेट तक। बच्चे, मैं अभी इस नंबर ऑफ डेज के लॉजिक पे नहीं जा रहा हूं दोस्तों, हर चीज का लॉजिक है। पहले ये समझा रहा हूं कि करना क्या है, हर चीज के लॉजिक पे आएंगे। इट इज ऑल वेरी लॉजिकल, वेरी सिंपल, बट देन वो लॉजिक वाली बात सेकंड स्टेज में करेंगे। पहले ये समझ रहे हैं। तो दोस्तों डेज काउंट करने हैं एवरीवन, डेज काउंट करने हैं ट्रांजैक्शन के ड्यू डेट से लेके, ड्यू डेट के अगले दिन से लेके स्टेटमेंट के एंड डेट तक। तो मैं यहां लिखता चलता हूं दोस्तों, जरा मेरे साथ देखिएगा बेटा। 2 अक्टूबर, यानी अक्टूबर में डेज होते हैं 31 डेज, और 1 अक्टूबर के बाद से गिनने हैं, तो बाकी बचे 30 डेज। नवंबर के 30, दिसंबर के 31, जनवरी के 31, और फरवरी का एक दिन। आप 1 फरवरी तक की स्टेटमेंट बना रहे हैं दोस्तों, ऑल ऑफ यू। वी आर मेकिंग स्टेटमेंट टिल 1 फरवरी। सो दोबारा से देख लीजिए, ड्यू डेट के अगले दिन से, यानी 31 दिन होते हैं अक्टूबर में, 31 डेज आर देयर इन अक्टूबर। एक दिन छोड़ दिया क्योंकि ड्यू डेट थी 1 अक्टूबर, तो 30 दिन अक्टूबर, नवंबर के 30 दिन, दिसंबर के 31 दिन, जनवरी के 31 डेज, एंड फरवरी का फर्स्ट डे, बिकॉज 1 फेब तक की हम स्टेटमेंट बना रहे हैं। एंड दिस टोटल वर्क्स आउट टू एवरीवन, दिस इज 123 डेज। ये टोटल बन रहा है दोस्तों 123 डेज। अगले उस पे चलते हैं एवरीवन, नेक्स्ट वन। 1 नवंबर से अब की बार डेज काउंट करने हैं दोस्तों, 1 नवंबर। तो नवंबर में होते हैं 30 डेज, 1 नवंबर के अगले दिन से काउंट करने हैं, तो बचे नवंबर के 29 डेज, दिसंबर 31, जनवरी 31, और फरवरी का एक दिन। और ये टोटल बन गया दोस्तों, दिस टोटल वर्क्स आउट टू 92 डेज। 29 plus 31 60 plus 31 91 plus 1 92 डेज दोस्तों। अगले उस पे आते हैं दोस्तों 1 दिसंबर। 1 दिसंबर के अगले दिन से 1 फेब तक, तो दिसंबर में होते हैं 31 दिन, एक दिन छोड़ के काउंट करना है, तो 30 डेज ऑफ दिसंबर, 31 ऑफ जनवरी, एंड 1st डे ऑफ फरवरी, एंड दिस वर्क्स आउट टू 62 डेज। 62 डेज। अगली ट्रांजैक्शन 1 जन के अगले दिन से 1 फेब तक, तो जनवरी के 31 में से एक दिन छोड़ के 30 डेज, और फरवरी का एक दिन, एंड दिस टोटल वर्क्स आउट टू 31 डेज। नीचे बेटा 1 फेब के अगले दिन से 1 फेब तक, तो 0 डेज दोस्तों। 1 फेब से बेसिकली 1 फेब तक के डेज है। राइट एवरीवन? भाई लास्ट ट्रांजैक्शन तो ड्यू ही 1 फेब को होती है, और हम स्टेटमेंट बना रहे हैं 1 फेब तक, तो इंटरेस्ट का मीटर तो चालू ही नहीं हुआ दोस्तों। आ जाइए इस ट्रांजैक्शन पे, अब क्रेडिट साइड वाली ट्रांजैक्शंस पे एवरीवन, क्रेडिट साइड वाली ट्रांजैक्शंस पे। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन की ड्यू डेट है 1 अक्टूबर, तो 1 अक्टूबर के अगले दिन से 1 फेब तक। बेटा यहां अगर आप ध्यान से देखें डेबिट साइड पे, हमने ये 1 अक्टूबर की ड्यू डेट वाले डेज निकाले हुए हैं, तो उतने ही तो दिन होंगे दोस्तों। तो कॉपी कर लेते हैं 123 डेज। इज दिस ओके एवरीवन? अगली ड्यू डेट है 1 दिसंबर। बेटा 1 दिसंबर वाले डेज भी हमने निकाले हुए हैं, ये देखिए 62 डेज। तो यहां आगे चेंज थोड़ी ना हो जाएंगे, लॉजिक तो वही है। 1 दिसंबर के अगले दिन से 1 फेब तक के डेज काउंट करने हैं। फिर 1 जन से, बेटा 1 जन वाले भी हमने निकाले हुए हैं, राइट? तो ये डाल देता हूं यहां पे, और नीचे फिर 1 जन से 1 फेब तक, अगेन 31 डेज। एवरीवन, आई वांट ऑल ऑफ यू टू अनम्यूट एंड से, क्या आपको इंटरेस्ट के लिए जो हमने डेज निकाले हैं, क्या वो बात सबको समझ आती है दोस्तों? डेज कहां से कहां तक काउंट किए? यस सर। पक्का एवरीवन?
यस सर। यस सर। ओके दोस्तों, दोस्तों मैं चाहूंगा अब आप मेरे साथ साथ कंपटीशन करें। अगर डेज निकल चुके हैं तो अब इंटरेस्ट की वर्किंग करते हैं। इंटरेस्ट 200 रुपए पे 6% इंटरेस्ट 123 दिनों के लिए। 200 रुपए पे 123 दिनों के लिए 6% इंटरेस्ट। तो क्या अगेन मैं ऐसे निकाल सकता हूं दोस्तों, 200 इंटू 6% फॉर 123 डेज। 123 डेज का इंटरेस्ट कैसे निकालू दोस्तों? 123 डिवाइड बाय 365। अगेन दोस्तों, क्या ये बात सबको समझ आती है? जब मैं 200 इंटू 6% करता हूं तो ये पूरे साल का इंटरेस्ट आता है। मुझे पूरे साल का नहीं, मुझे 123 डेज का चाहिए। तो मैं उस पूरे साल के इंटरेस्ट को 365 से डिवाइड करता हूं, तो एक दिन का इंटरेस्ट आ जाता है। 123 से मल्टीप्लाई करता हूं, 123 दिन का इंटरेस्ट आ जाता है। तो बेसिकली इनटू 123 डिवाइड बाय 365 विल गिव मी 123 डेज का इंटरेस्ट। और ये इंटरेस्ट बन जाता है दोस्तों, दिस इंटरेस्ट वर्क्स आउट टू बेटा 2 डेसिमल में राउंड ऑफ करके लिखेंगे एवरीवन, 2 डेसिमल में राउंड ऑफ करके, यानी तीसरे को देखेंगे, थर्ड डेसिमल प्लेस को देखेंगे और सेकंड डेसिमल तक राउंडिंग करेंगे। हमारे केस में थर्ड डेसिमल आ रहा था, द फिगर वाज 4.0438। आई होप आप लोग अपने कैलकुलेटर्स लेके बैठे हैं दोस्तों। कैलकुलेटर के बिना ये काम नहीं हो पाएगा, तो प्लीज कैलकुलेटर पे सीखनी है ये सब बातें। सो 4.0438 समथिंग फिगर आ रही है। तो थर्ड फिगर को देखिए, थर्ड फिगर, वो थर्ड डेसिमल जो बन रहा है वो बन रहा है 3। तो 4.043 हम इंडियन रुपी सिस्टम में 99 पैसा तक लिखते हैं दोस्तों। 99 पैसा मतलब 2 डिजिट तक लिखते हैं। सो 100 पैसे का तो रुपया बन जाता है दोस्तों, राइट? तो 2 डेसिमल तक लिखते हैं। तो 2 डेसिमल पे राउंड ऑफ कीजिए तीसरे को देख के। तीसरा है 0.38 वाली चीज थी दोस्तों, तो ये राउंड ऑफ होके 5 से कम है, तो 4.04 ही बन जाएगा। तो 2 डेसिमल में हम ये फिगर को लिखेंगे तीसरे को देखते हुए। आई होप इतनी बात आपको समझ आती है। अगला अगला निकालना है दोस्तों 330 रुपए, 330 रुपीज पे 6% फॉर 92 डेज। 92 डेज। इंटरेस्ट कंप्यूट कर लेते हैं दोस्तों, एंड दिस वर्क्स आउट टू 4.99। अगेन थर्ड डेसिमल को देखते हुए दोस्तों, नेक्स्ट वन 330 रुपीज पे 6% फॉर 62 डेज। अब की बार 62 डेज। और 62 डेज के हिसाब से ये बनता है 3.36 आफ्टर लुकिंग एट द थर्ड डेसिमल प्लेस एज वेल। राइट दोस्तों, नेक्स्ट वन पे चलते हैं। 600 रुपए पे, सो ऑन 600 रुपीज 6% इंटरेस्ट फॉर 31 डेज। अगेन अब की बार देखो दोस्तों, थर्ड डेसिमल प्लेस 7 है, तो राउंड ऑफ करके सेकेंड डेसिमल 3.06 बन जाएगा दोस्तों। अपर राउंडिंग हो गई। तो 5 या उससे ज्यादा होगा तो अपर राउंडिंग, 5 से कम होगा तो लोअर राउंडिंग, जैसे हम नॉर्मल करते हैं दोस्तों। और ऑफ कोर्स दोस्तों यहां पे तो 0 डेज का इंटरेस्ट है, तो 0 इंटरेस्ट बनेगा। चलिए अब आ जाते हैं क्रेडिट साइड की इंटरेस्ट वर्किंग पे एवरीवन। तो क्रेडिट साइड पे 90 रुपीज पे 6% फॉर 123 डेज। 123 days, and this works out to everyone 1.81973 बन रहा था दोस्तों। 1.819, तो 82 हो गया 1.82। नेक्स्ट वन दोस्तों, 500 रुपए पे 6% फॉर 62 डेज।
और ये कंप्यूटेशन बनती है, दिस इंटरेस्ट वर्क्स आउट टू, अगेन ये बनता है 5.095, तो थर्ड डेसिमल 5 है दोस्तों, तो अपर राउंडिंग हो जाएगी 5.10। नेक्स्ट वन, 500 रुपए पे 6% फॉर 31 days, $2.547, तो अपर राउंडिंग हो जाएगी एंड दैट्स 2.55। एंड लास्टली दोस्तों 200 रुपए पे 6%, 200 रुपए पे 6% फॉर 31 days, and this entire thing works out to 1.02। बच्चे इंटरेस्ट जो कंप्यूट किया है, एक बार सब अनम्यूट करके कह दीजिए, इज दिस ओके एवरीवन? यस सर। बेटा मैंने हर बार इंटरेस्ट Yes, की sir. वर्किंग दिखाई, यू नो आई हैव रिटन एवरी टाइम, मैंने किसको किससे मल्टीप्लाई किया, आपको ये दिखाने की जरूरत नहीं दोस्तों, इट्स प्रिज्यूम्ड। आप चाहें तो ऊपर फॉर्मूला बनाया जा सकता था, या यू नो मैं इंटरेस्ट के लिए यहां फॉर्मूला लिख सकता हूं कि मैं इंटरेस्ट कैसे निकाल रहा हूं। तो ये जो फिगर्स मैंने लिखी है, ये सारी फिगर्स जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं दोस्तों, ये सब सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखी है, आपको एग्जाम में ये सब ऐसे लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ये जो हाईलाइटेड पोर्शन, आप ग्रे पोर्शन देख रहे हैं, ये सब सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है। मैं चाहूंगा आप नंबर ऑफ डेज तो जरूर दिखाएं, नंबर ऑफ डेज की वर्किंग आप जरूर दिखाएं, जो 30 + 30 हमने किया है, बट इंटरेस्ट की वर्किंग ऐसे दिखाने की जरूरत नहीं है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। सो देयर इज नो नीड टू शो दिस, इसको हम एक फॉर्मूले के थ्रू ऊपर ही लिख दिया करेंगे, लेकिन मैंने जो लिखा है आप भी पहले क्वेश्चन में नोट कीजिए, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा है आप सबको। तो आई होप द इंटरेस्ट पोर्शन इज क्लियर। अब दोस्तों अब है इंपॉर्टेंट चीज, पेन रख दीजिए नीचे और मेरे साथ सामने देखेंगे सब दोस्तों। दोस्तों ये जो वर्किंग हमने करी है, हम अकाउंट बना रहे थे शाम का अकाउंट इन द बुक्स ऑफ नाथ ब्रदर्स। बेटा शाम का अकाउंट अगर डेबिट होता है, इसका मतलब है शाम हमारा डेटर बन गया। डेबिट साइड ऑफ एन अकाउंट, पार्टी अकाउंट वुड मीन जैसे वो पार्टी हमारा डेटर बन गई। क्रेडिट साइड का मतलब है या तो उस डेटर ने पैसा दे दिया या वो पार्टी हमारी क्रेडिटर बन गई, ऐसा ही होगा दोस्तों। अब डेबिट साइड पे इंटरेस्ट का मतलब क्या है? डेबिट साइड पे इंटरेस्ट का मतलब है हमने उस पार्टी से इंटरेस्ट लेना है। जैसे पहली ट्रांजैक्शन देखो, पहली ट्रांजैक्शन थी 200 रुपए की दोस्तों, ये ट्रांजैक्शन आप सब देख पा रहे हैं दोस्तों, 200 रुपए की ट्रांजैक्शन, ये 200 रुपए हमने शाम से लेने हैं, तो इंटरेस्ट भी शाम से हमने लेना है। तो ये जो 4.04 आ रहा है इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट रिप्रेजेंट करता है वो इंटरेस्ट जो हमने शाम से लेना है। तो डेबिट साइड ऑफ अ पार्टी अकाउंट इज अ डेटर अकाउंट, तो जो इंटरेस्ट डेबिट साइड पे आ रहा है वो इंटरेस्ट हमने लेना है। मेरी बात सबको समझ आती है दोस्तों, ऑल ऑफ यू? तो अब जरा डेबिट साइड का इंटरेस्ट का टोटल कर रहा हूं एवरीवन, डेबिट साइड का इंटरेस्ट का टोटल। तो 4.04 प्लस 4.99 प्लस 3.36 प्लस 3.06 और 0 है दोस्तों आखिरी वाला, तो ये सारे इंटरेस्ट का टोटल बनता है 15.46। मैं फिर कह रहा हूं, पहले सिर्फ देख लो दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना, इसे देखो। डेबिट साइड पे इंटरेस्ट का टोटल बनता है 15.46, यानी हमने शाम से टोटल इंटरेस्ट लेना है 15.46। अब वैसे ही दोस्तों, अगर डेबिट साइड लेने वाली साइड है तो क्रेडिट साइड देने वाली साइड है। क्रेडिट साइड मतलब क्रेडिटर, क्रेडिटर को इंटरेस्ट हमने देना है, राइट एवरीवन? तो अब क्रेडिट साइड के इंटरेस्ट का टोटल कर लेते हैं। तो ये लीजिए, क्रेडिट साइड पे जो इंटरेस्ट आ रहे हैं उनका टोटल करते हैं। तो ये मैंने टोटल किया दोस्तों, देखेंगे सब, आप सब सिलेक्शन देख सकते हैं, 1.82, 5.10, 2.55, 1.02 एंड आखिरी तो है ही नहीं, ये लीजिए। तो ये टोटल इंटरेस्ट बनता है 10.48। अब इस टोटल का मतलब क्या हुआ दोस्तों? 15.46 का इंटरेस्ट हमने शाम से लेना है, 10.48 का इंटरेस्ट हमने उसे देना है। तो नेट नेट क्या होगा दोस्तों? कहना ऐसे, नेट नेट इन दोनों का डिफरेंस हमने लेना या देना है दोस्तों। तो नेट नेट इन दोनों का डिफरेंस, लेने वाला इंटरेस्ट ज्यादा बन रहा है, तो जो भी लेने वाला डिफरेंस है वो हमने लेना है दोस्तों, तो ले लीजिए पार्टी से। इज दिस ओके एवरीवन?
जल्दी से बताइए दोस्तों, ये टोटल अगर आप देखेंगे तो ये टोटल आई थिंक 15 Yes, sir. Absolutely. ये 15.45 बन रहा है दोस्तों। अगर आप टोटल मैनुअली करेंगे 4.04, 4.99, 3.36 एंड 3.306, ये 15.45 बन रहा है। और ये साइड बन रही है आई थिंक 10.49 बन रहा है दोस्तों। देखिए कैलकुलेट, मैं यहाँ पे ऐसे ही कर देता हूँ 1.82। Yes, sir. 10.49. 10.49 बेटा, ओके 2.55 एंड 1.02, ओके 10.49। तो 15.45 लेना है, 10.49 देना है। सो जो नेट हमने लेना है उसको यहां लिख रहा हूं, पहले सिर्फ देखेंगे दोस्तों, प्लीज नोट नहीं कीजिए, यहां देखिए। तो ऑन 1st of February 2014 आई एम राइटिंग बाय डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट या बाय बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कॉलम में जो बैलेंस आ रहा है, कितना बैलेंस आ रहा है? 15.45 माइनस 10.49, दिस इज 4.96 as the balancing figure. नेट हमने पार्टी से 4.96 लेना है। इज दिस ओके एवरीवन? बस अब ये बता दो दोस्तों, अगर मैंने अपने डेटर से इंटरेस्ट लेना है, यानी उससे इंटरेस्ट चार्ज करना है, एंट्री बोलो डेटर से इंटरेस्ट लेने की। डेटर से इंटरेस्ट ड्यू हो गया है दोस्तों, क्या एंट्री पास करूं? व्हाट एंट्री शुड आई पास एवरीवन? अगर डेटर से इंटरेस्ट अक्रू हो गया तो क्या एंट्री पास करूं दोस्तों? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट Interest receivable to debtors. इंटरेस्ट रिसीवेबल टू डेटर, एक ने इंटरेस्ट टू डेटर बोला। भाई पहले ये बताओ, मुझे पार्टी से इंटरेस्ट इंटरेस्ट मेरी इनकम है या खर्चा है? डेब्टर अकाउंट डेबिटेड टू कैश। डेटर टू कैश, अगर कैश मिल जाता बेटा, अगर ड्यू हुआ है अभी मिला नहीं, तो क्या एंट्री पास करूं? Sir, accrued interest to interest. बिल्कुल सही बात बेटा, अक्रूड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट, ये एंट्री होती है दोस्तों। अक्रूड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट, अक्रूड इंटरेस्ट क्या रिप्रेजेंट करता है? उस पार्टी को जिसने आपको पैसा देना है, और इंटरेस्ट आपकी इनकम थी तो क्रेडिट हो गई। अक्रूड इंटरेस्ट आपका डेटर है। हमारे केस में डेटर कौन है दोस्तों? हु इज द डेटर इन आवर केस? श्याम। तो एंट्री हो गई श्याम टू इंटरेस्ट, श्याम हमारा डेटर बन गया, टू इंटरेस्ट हमारी इनकम हो गई। तो बेसिकली दोस्तों, अगर मैंने मान लो श्याम से 100 रुपए लेने थे और 2 रुपए का इंटरेस्ट और ड्यू हो गया, तो अब श्याम मेरा 102 का डेटर होगा या नहीं होगा? तो श्याम को हम और डेटर बना देंगे। तो वही एंट्री कर रहा हूं दोस्तों, श्याम टू इंटरेस्ट। सब बताइए क्या यही एंट्री होनी चाहिए एवरीवन? हाँ या ना बोलो दोस्तों जल्दी से। जी Yes, sir. तो लो दोस्तों एंट्री पास कर देते हैं। ऑन 1st Feb 2014 श्याम टू इंटरेस्ट, और ये एंट्री हो गई आपके डेटर कॉलम में। ये है बेटा डेटर कॉलम 4.96, ये था बेटा अमाउंट वाला जो कॉलम था, यही तो डेटर कॉलम था। इसमें एंट्री कर दी 4.96, ये जो बैलेंस था, जो नेट हमें लेना या देना था, इंटरेस्ट लेना बन रहा था, तो पार्टी को डेटर बना दिया, शाम से इंटरेस्ट ड्यू कर लिया कि शाम तेरे से इतना इंटरेस्ट आना है। इज दिस ओके एवरीवन? जल्दी बोल दो दोस्तों। यस सर। सिर्फ अकाउंट बनाना नहीं दोस्तों, उसका क्लोजर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आपने नॉर्मल डेटर अकाउंट बना लिया, डेटर क्रेडिटर अकाउंट, उसके बाद आपने ड्यू डेट्स लिख ली, आपने नंबर ऑफ डेज निकाल लिए, आपने इंटरेस्ट की वर्किंग कर ली, लेकिन अब क्लोजर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लोजर में इंटरेस्ट डेबिट साइड वाला रिप्रेजेंट कर रहा है जितना इंटरेस्ट हमने लेना है, क्रेडिट साइड वाला रिप्रेजेंट कर रहा है जितना इंटरेस्ट हमने देना है। दोनों का डिफरेंस आया कि 4.96 हमने लेना है, तो 4.96 लेना है तो पार्टी हमारी डेटर बन गई और इंटरेस्ट की हमारी इनकम हो गई 4.96 की। अब अकाउंट क्लोज कर लेते हैं दोस्तों। मुझे बताओ दोस्तों, एक नॉर्मल डेटर अकाउंट साल के एंड पे कैसे क्लोज होता है? नॉर्मल डेटर अकाउंट क्या ऐसे बैलेंस सीडी होता है दोस्तों? तो ये लीजिए, साल के आखिरी दिन अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, 1st Feb 2014 तक की स्टेटमेंट है, तो इस आखिरी दिन ट्रांजैक्शन क्लोज कर रहे हैं बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी। और ये टोटल कर लेते हैं दोस्तों, लेट्स टोटल आउट दिस अकाउंट। तो ये डेबिट साइड का टोटल बनता है दोस्तों
1484.96 और क्रेडिट साइड का टोटल बनता है 1290 एवरीवन 1290। तो बच्चे सर हाँ जी बेटा सर जो डेबिट में आपने इंटरेस्ट निकाला 4.96 ये इंटरेस्ट के कॉलम में आएगा ना? आपने बेटा ये उसमें लिख रखा नहीं, अमाउंट के नहीं, कॉलम में। भाई ये दोबारा से बोलता हूं दोस्त, ये 3 कॉलम किस लिए बनाए थे बेटा? ये 3 कॉलम ड्यू डेट, नंबर ऑफ डेज और इंटरेस्ट का कॉलम क्यों बनाया था? इंटरेस्ट कंप्यूट करने के लिए। यस पक्का ना बेटा? तो हमने ये इंटरेस्ट कंप्यूट ही तो किया है जो थर्ड कॉलम में किया है। थर्ड कॉलम में टोटल आया 15.45 और यहां आया था 10 पॉइंट समथिंग 10 पॉइंट आई थिंक 49 था। दोनों का डिफरेंस ही तो बना कि हमें पार्टी से कितना इंटरेस्ट लेना है। तो पार्टी से अगर इंटरेस्ट लेना है, मुझे बताओ ये कॉलम क्या रिप्रेजेंट करता है? ये 3 कॉलम, पहले 3 कॉलम, ये जो 3 कॉलम मैंने लिखे हैं, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, जो हाईलाइट किए हैं, कहना से बेटा यही पार्टी अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है। यस सर तो पार्टी अकाउंट में जो पार्टी से इंटरेस्ट लेना है तो एंट्री यस सर पार्टी टू इंटरेस्ट, पार्टी टू इंटरेस्ट, तो पार्टी अकाउंट में तो डालूंगा, तो पार्टी के अमाउंट पे डाल दिया। यस सर ठीक है बेटा? इंटरेस्ट कॉलम में तो ये आ गया था 4.96 जो बैलेंसिंग फिगर आई थी, तभी तो इंटरेस्ट कॉलम क्लोज हुआ था। 4.96 आपने क्रेडिट साइड में लिखा था। अब पार्टी को डेबिट करना है उस अमाउंट से, तो ये हमने डेबिट कर दिया 4.96। इज दिस ओके बेटा? और ये हमारा बैलेंस आ रहा है अकाउंट के अंदर 14.84.96 minus 1290 and this works out to 194.96 अकाउंट का बैलेंस हो गया। 194.96 अकाउंट का बैलेंस हो गया, बैलेंसिंग फिगर। यानी साल के आखिरी, सॉरी स्टेटमेंट के आखिरी दिन 1 Feb 2014 के दिन मिस्टर नाथ ब्रदर्स ने मिस्टर श्याम से 194.96 इतना पैसा टोटल लेना है, डेबिट बैलेंस है वैसा। इज दिस ओके एवरीवन? जल्दी बोलो दोस्तों, क्या ये बात सबको समझ आती है? सर हाँ बेटा प्लीज। हेलो हाँ बेटा आवाज नहीं आ रही। हेलो। कोई डाउट पूछ रहा था दोस्तों, जल्दी से पूछ लीजिए अगर कोई चीज नहीं समझ आती है। एवरीवन। अच्छा एक चीज और देखो दोस्तों, एक चीज और देखो, 1 मिनट सब सामने देखेंगे। बेटा जब तक मैंने ये 3 कॉलम की वर्किंग नहीं की थी, मैं जरा इसको 1 मिनट के लिए हाइड कर देता हूं। ये 3 कॉलम मैंने छुपा दिए दोस्तों। अब बताओ क्या ये नॉर्मल डेटर अकाउंट नहीं है दोस्तों? एवरीवन। अब इस अकाउंट में जब तक मैंने इंटरेस्ट नहीं डाला था, तब तक जरा डेबिट साइड का टोटल देखो। ये डेबिट साइड का टोटल अगर आप करोगे, ये बनता है 1480 1480 200 प्लस 330 प्लस 330 प्लस 600 प्लस 20। अगर ये डेबिट साइड का टोटल करोगे बिना इंटरेस्ट के तो ये टोटल बनता है 1480। और यही आप अगर क्रेडिट साइड का टोटल करोगे बिना इंटरेस्ट के, तो ये बनता है 1290। 1480 माइनस 1290 यानी 190 रुपीज का बैलेंस था दोस्तों। 190 रुपए, 190 रुपए नाथ ने शाम से लेने थे। अब उस अमाउंट पे इंटरेस्ट भी जुड़ा है दोस्तों, और इंटरेस्ट कितना जुड़ा? 4.96। तो अब 190 लेना है, ये 190 प्लस इंटरेस्ट लेना है। 190 प्लस इंटरेस्ट आ गया दोस्तों 194.96। म्यूटेड रहिए जब तक, क्योंकि आपके यहाँ से पीछे डिस्टर्बेंस आती है। ओके सब बता दीजिए दोस्तों, इज दिस ओके एवरीवन? Yes, sir. यस सर खत्म हो गई कहानी। इतनी इजी आसान कहानी है दोस्तों। वापस अनहाइड कर रहा हूं दोस्तों, ताकि आप ये कॉलम देख के अब नोट कर सकें। कंप्लीट कीजिए जल्दी से, और अगर किसी को नहीं समझ आया तो आप पूछ सकते हैं दोस्तों। हेलो सर। हाँ बेटा हेलो। बेटा कोई डाउट पूछ रहा था, सर बोल के सब रुक गए। सर कुछ हाँ उस जी बात की आवाज नहीं आ रही। हाँ जी।
कुछ बोल रहा है, उसको आपकी आवाज नहीं आ रही। किसको बेटा? कुछ बोल रहा है, कुछ। कुछ बेटा, अगर आप बाकियों को आवाज आ रही है दोस्तों? हाँ जी, हमें तो आ रही है। कुछ बेटा दोबारा लॉग आउट करो और दोबारा लॉग इन करो, मीटिंग को दोबारा रीजॉइन करो। नहीं सर, आवाज आ रही है। वो डाउट था, वो थोड़ा इंटरनेट इशू हो रहा है मेरे में, तो वो वैसे उससे प्रॉब्लम। अच्छा, ओके सर वो जो जैसे अभी कैश रिसीव हुआ और जो कैश पे करा, उस पे हम इंटरेस्ट की चार्ज और अलाउ कर रहे हैं? बेटा मैं इस पूरी चीज का लॉजिक दूंगा, राइट? इट हैज अ प्रॉपर लॉजिक कि हम क्यों ऐसे कंप्यूट कर रहे हैं, ये स्टेटमेंट एंड डेट तक क्यों ले रहे हैं, वो सारी बातों का लॉजिक लूंगा। बट अभी जो किया है सर उस पे रहते हैं। बट इस हर एक चीज का जो मैंने यहाँ प्लॉट किया है उसका एक ही लॉजिक से समझा दूंगा। बट अभी फॉर द टाइम बिंग जो किया है उसको समझते हैं मेरे बच्चे। आई हैव नॉट एक्सप्लेन द लॉजिक कि हम आखिरी दिन तक क्यों ले रहे हैं, ऐसी बातें मैंने अभी तक नहीं समझाई है बेटा, वो सब बातें करनी बाकी है अभी। ओके सर। ठीक है बेटा? यस सर। ओके चलिए दोस्तों, आई होप आप सबने नोट भी कर लिया है दोस्तों। तो अगर ये नोट कर लिया है तो अब बच्चे जहां ऊपर हेडिंग डाली थी आपने, ऑल ऑफ यू, अब इस हेडिंग के साथ कुछ ऐड कीजिए। इस हेडिंग में लिखिए श्याम इन अकाउंट करंट विद नाथ ब्रदर्स के आगे लिखिए एवरीवन फॉरवर्ड मेथड, सॉरी ऐसे लिखिए, यूजिंग इंटरेस्ट टेबल्स अंडर फॉरवर्ड मेथड। Using interest tables under forward method. Using interest tables under forward method. दो चीजें लिखी हैं दोस्तों ऊपर हेडिंग में। पहला है यूजिंग इंटरेस्ट टेबल्स। एवरीवन, ये जो कॉलम आपने बनाया दोस्तों, इंटरेस्ट का कॉलम, मैं हाईलाइट करता हूं। ये जो कॉलम हमने बनाया है इंटरेस्ट का, ये हमने अपनी अकाउंट करंट स्टेटमेंट के अंदर हर एक ट्रांजैक्शन पे इंटरेस्ट निकाला है। वी हैव कंप्यूटेड इंटरेस्ट ऑन ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन, एंड दैट्स व्हाई दिस फॉर्मेट इज कॉल्ड, मेथड इज कॉल्ड preparing account current statement using interest tables. Preparing account current statement using interest tables. बेटा जो हमने पहला मेथड लिखा था अकाउंट करंट स्टेटमेंट के लिए, पहला मेथड, अगर आप अपने नोट्स देखें, द फर्स्ट मेथड दैट वी हैव रिटन वाज यूजिंग इंटरेस्ट टेबल वाला मेथड। यूजिंग इंटरेस्ट टेबल के आगे भी कुछ लिखा था, वो देखिएगा, दैट इज कंप्यूटिंग इंटरेस्ट फॉर ईच इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन। हर एक इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन के लिए इंटरेस्ट निकालने वाला मेथड, राइट एवरीवन? तो क्या इस मेथड में जो अभी हमने किया उसमें हमने हर ट्रांजैक्शन के लिए इंटरेस्ट निकाला दोस्तों? इसीलिए इस मेथड को कहा जाता है यूजिंग इंटरेस्ट टेबल मेथड। बेटा इंटरेस्ट टेबल, जैसे हमने नीचे वर्किंग लिखी है, ऐसे इंटरेस्ट के टेबल्स होते हैं जिसके थ्रू ये काम किया जा सकता है। बट हमें वो टेबल्स नहीं मिलते, तो हम हर ट्रांजैक्शन पे खुद इंटरेस्ट कंप्यूट करते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज टर्म्ड एज यूजिंग इंटरेस्ट टेबल मेथड। इज दिस ओके एवरीवन? अब ये दूसरी चीज क्या है, फॉरवर्ड मेथड क्या है? बच्चे डेज का लॉजिक सोचिए। डेज का लॉजिक हमने कहां से कहां तक कंप्यूट किया? हमने कहा ट्रांजैक्शन के ड्यू डेट से स्टेटमेंट के एंड डेट तक। देखो, ड्यू डेट से स्टेटमेंट के एंड डेट तक। कैन आई से ड्यू डेट से आगे की तरफ देख रहे हो? फॉरवर्ड लुकिंग है, ड्यू डेट से एंड डेट तक। दैट्स व्हाई दिस मेथड, ये जो फॉरवर्ड मेथड लिखा है दोस्तों, ये डेज कंप्यूट करने का मेथड है। डेज कंप्यूट करने के दो मेथड होते हैं, दूसरे मेथड पे अभी बात नहीं करूंगा, बट मेथड के नाम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, दो मेथड होते हैं डेज कंप्यूट करने के, उसके बारे में भी लिखवा रहा हूं दोस्तों। हमने जो डेज कंप्यूट किए, हमने डेज कंप्यूट किए ड्यू डेट से आगे देखते हुए स्टेटमेंट के एंड डेट तक, फॉरवर्ड लुकिंग, एंड दैट्स व्हाई दिस मेथड इज टर्म्ड एज फॉरवर्ड मेथड। तो जो दो चीजें आपके सामने लिखी गई हैं, उन दो चीजों पे गौर करो दोस्तों। ये जो यूजिंग इंटरेस्ट टेबल लिखा है, ये अकाउंट करंट बनाने का तरीका है, अकाउंट करंट स्टेटमेंट बनाने का तरीका है। और जो फॉरवर्ड मेथड लिखा गया है, फॉरवर्ड मेथड, एवरीवन, मैं इसे भी हाईलाइट करता हूं, ये जो फॉरवर्ड मेथड लिखा गया है, ये फॉरवर्ड मेथड
अकाउंट करंट बनाने का तरीका नहीं है दोस्तों, ये डेज कंप्यूट करने का तरीका है, डेज कंप्यूट। तो जो हेडिंग में आपने दो चीजें लिखी, इंटरेस्ट टेबल यूजिंग, वो है अकाउंट करंट का फॉर्मेट। ये जो कॉलम आया फॉर्मेट के अंदर, इंटरेस्ट कॉलम, ये इस वजह से इसका नाम पड़ा यूजिंग इंटरेस्ट टेबल। डेज कंप्यूट करने के दो तरीके होते हैं, जिसमें से हमने एक तरीका फॉलो किया, फॉरवर्ड मेथड, ड्यू डेट के अगले दिन से स्टेटमेंट के एंड डेट तक, फॉरवर्ड लुकिंग मेथड। इज दिस ओके एवरीवन? कुछ बात समझ आती है एवरीवन? यस सर। ओके, आ जाइए अब अपने। तो अगर आपने आंसर नोट कर लिया है, अब नोट्स पे वापस। तो क्वेश्चन नंबर 1 के बाद अब ये नोट्स आप लिखना शुरू करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद ये नोट्स लिखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद ये नोट्स लिखिए दोस्तों। Methods for computing number of days. Methods of computing number of days. और इसके नीचे लिखिए पहला मेथड फॉरवर्ड मेथड और दूसरा मेथड बैकवर्ड मेथड और इपॉक मेथड। बैकवर्ड मेथड और इपॉक मेथड। और इसके नीचे अब लिखना शुरू कीजिए दोस्तों फॉरवर्ड मेथड। फॉरवर्ड मेथड पहला पॉइंट, नंबर ऑफ डेज आर काउंटेड फ्रॉम ड्यू डेट टिल द स्टेटमेंट एंड डेट। Till the statement end date, that is, ये आपकी रेफरेंस के लिए दोस्तों, that is forward looking. Number of days are counted from the due date till the statement end date, क्योंकि ये फॉरवर्ड लुकिंग है, ड्यू डेट से आगे की तरफ देख रहा है, आगे की डेज काउंट कर रहा है, इसीलिए मेथड का नाम है फॉरवर्ड मेथड। बेटा इस ए पॉइंट का एक सब नोट लिखेंगे, ए पॉइंट का सब नोट, while counting number of days under forward method, the due date is ignored. That is, number of days are counted from the date following the due date. और ये बात आप बचपन से जानते हैं दोस्तों, अगर कोई कहता है 10 तारीख ड्यू डेट है, मतलब 10 तक अगर पेमेंट कर दोगे तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो इंटरेस्ट कब से लगना चालू होगा? ड्यू डेट के अगले दिन से। तो वही बात हमने यहां नोट पे लिखी है कि डेज काउंट करते हुए फॉरवर्ड मेथड में ड्यू डेट को इग्नोर किया जाता है, यानी हम ड्यू डेट को काउंट नहीं करते, ड्यू डेट के अगले दिन से काउंट करना शुरू करते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट का मीटर तो अगले दिन से ही चालू होता है, राइट। अब इसके नीचे अगला पॉइंट लिखेंगे दोस्तों, बी पॉइंट, फॉर अ ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन को कैपिटल लेटर्स में लिखिएगा दोस्तों, फॉर अ ट्रांजैक्शन number of days are counted from the due date of a transaction
till the statement end date due date being ignored. Due date being ignored. और इसी बी पॉइंट में लिखेंगे दोस्तों आगे, फॉर ओपनिंग बैलेंस, for opening balance, number of days are counted from statement start date till the statement end date. For opening balance, number of days are counted from statement start date till the statement end date, both days included. Both days included. Both days included. डन दोस्तों? नोट लिखेंगे एक दोस्तों, द ड्यू डेट फॉर पेमेंट ट्रांजैक्शंस, ड्यू डेट फॉर पेमेंट ट्रांजैक्शंस is taken as the date of transaction itself. Due date for payment transactions is taken as the date of transaction itself. The due date for payment transaction is taken as the date of transaction itself. अगला नोट डालिएगा, if the credit period is not given, then the transaction date is taken as the due date. Then the transaction date is taken as the due date. If the credit period is not given, then the transaction date is taken as the due date. लिख लिया सबने दोस्तों? एवरीवन? यस सर, लिख लिया। चलिए दोस्तों फिर इसको समझ लेते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस दोस्तों। जो जो चीजें हमने लिखी हैं उस बात को समझ भी लेते हैं, और ये सब अभी हमने अप्लाई भी किया है दोस्तों, तो मेरे साथ साथ देखें एवरीवन। मुझे बताएं दोस्तों, पहली ट्रांजैक्शन, क्वेश्चन आपके सामने है, पहली ट्रांजैक्शन हुई थी 16 सितंबर को, शाम को हमने माल बेचा था, यानी नाथ ब्रदर्स ने माल बेचा था, और आगे लिखा था ड्यू 1 अक्टूबर। ये पैसा 1 अक्टूबर को ड्यू होता है, यानी अगर आप दिन काउंट करें तो शायद 15 दिन का उधार का पीरियड बनता है दोस्तों, 15 डेज। मुझे बताओ दोस्तों, अगर ये ड्यू डेट क्वेश्चन में ना दी होती, अगर ये ड्यू डेट यहां पे ना लिखी होती और क्वेश्चन में कोई उधार का पीरियड भी ना बताया होता, नो उधार का पीरियड, अगर ये ड्यू डेट ना लिखी होती, ठीक है दोस्तों, तो क्या मानता दोस्तों, उधार का पीरियड क्या लेता फिर? 16 सितंबर जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई, हम यही मानते उसी, कोई उधार का पीरियड नहीं है तो पैसा उसी दिन ड्यू होता। ये बात हमने एडीडी के चैप्टर में भी करी है दोस्तों। अगर कोई उधार का पीरियड ना दिया हो तो ट्रांजैक्शन डेट ही आपकी ड्यू डेट है। हाँ या ना एवरीवन?
यस सर। और जाके अपना आखिरी नोट पढ़ो, लास्ट नोट पढ़ो दोस्तों। क्या लिखा हमने? रीड आउट द लास्ट नोट। लास्ट नोट यही लिखा दोस्तों, अगर क्रेडिट पीरियड ना दिया हो तो ट्रांजैक्शन डेट को ही ड्यू डेट मान लिया जाता है। कॉमन सेंसिकल भी है दोस्तों। अगर उधार का पीरियड नहीं है, इसका मतलब जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई भाई उसी दिन पैसा देना है। अगर उस दिन नहीं दिया तो उसके अगले दिन से इंटरेस्ट का मीटर चालू हो जाएगा। राइट, ओके दोस्तों। उसके बाद आ जाइए, अब मुझे सब बताओ दोस्तों, जब मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, ट्रांजैक्शंस के तो मुझे सेल परचेज के तो ड्यू डेट्स दिए हुए थे, लेकिन ये कैश का ड्यू डेट नहीं दिया हुआ था। जो कैश वाली ट्रांजैक्शंस थी इनका ड्यू डेट मुझे नहीं दिया हुआ था, ये मैंने खुद प्लॉट किया। राइट, ये 1 अक्टूबर, ये 1 नवंबर, ये हमने खुद प्लॉट किया। क्यों प्लॉट किया और क्या लिया? हमने कहा अगर कैश वाली ट्रांजैक्शंस हैं, यानी पैसे का आदान प्रदान हो रहा है, सेटलमेंट्स की जा रही है, तो सेटलमेंट की ड्यू डेट उसी दिन को ले लिया जाएगा जिस दिन सेटलमेंट हुई है। तो अगर 1 अक्टूबर को पैसा सेटल किया गया तो उसकी ड्यू डेट 1 अक्टूबर ही ले ली जाएगी। अगर 1 नवंबर को पैसा दिया गया तो 1 नवंबर ही उसकी ड्यू डेट होगी। तो कैश वाली ट्रांजैक्शंस की ड्यू डेट वही सेम डे होगी। और ये नोट पढ़ेंगे दोस्तों, ये नोट पढ़ेंगे क्या लिखा। अगेन दोस्तों, मैंने अभी इसके लॉजिक पे बात नहीं करी। अगर आपके में से किसी के दिमाग में ये बात आ रही है कि सर व्हाट इज द लॉजिक, बेटा विल कम टू द लॉजिक, आई विल मेक दोस लॉजिक क्रिस्टल क्लियर। बट अभी फॉर द टाइम बीइंग जो चीज करनी है पहले उसे समझ लेते हैं। एक दो क्वेश्चन में जो करना है उसे कंट्रोल पे ले लेते हैं, 2 क्वेश्चनों के बाद आपको उसके लॉजिक पे लेके चलूंगा। तो पहले 2 क्वेश्चन पे चीजों को कंट्रोल में लेते हैं। सो पेमेंट ट्रांजैक्शन के लिए ड्यू डेट उस ट्रांजैक्शन की डेट को ही ले लिया जाएगा। आई होप ये 2 नोट समझ आते हैं आप सबको दोस्तों। इन 2 नोट्स के बाद अब पीछे तो यहां देखे दोस्तों, मैंने आपको लिखवाया डेज कंप्यूट करने के 2 मेथड हैं। माइंड यू दोस्तों, 2 अलग अलग बातें हम कर रहे हैं। अकाउंट करंट स्टेटमेंट बनाने के 3 मेथड हैं। कौन कौन से? यूजिंग इंटरेस्ट टेबल, प्रोडक्ट मेथड और प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस मेथड। ये 3 मेथड है दोस्तों स्टेटमेंट बनाने के, अकाउंट करंट स्टेटमेंट। डेज कंप्यूट करने के लिए, और डेज किसके लिए कंप्यूट करने हैं? इंटरेस्ट निकालने के लिए। डेज कंप्यूट करने के 3 मेथड हैं, 2 मेथड हैं, फॉरवर्ड मेथड और बैकवर्ड मेथड। बैकवर्ड मेथड का एक और नाम है इपॉक मेथड। इपॉक मेथड दोस्तों, शायद बैकवर्ड मेथड के जो जन्मदाता थे उनका नाम इपॉक था, तो उनके नाम से ये मेथड बन गया है इपॉक मेथड। आईसीआई ने एक बार ये कलाकारी करी थी दोस्तों, इंटरमीडिएट के एग्जाम में क्वेश्चन आया, प्रिपेयर अकाउंट करंट स्टेटमेंट यूजिंग इपॉक मेथड। बच्चे ने कहा सर मेरे को तो फॉरवर्ड मेथड ही आता था, फॉरवर्ड या बैकवर्ड भी आता था, लेकिन फॉरवर्ड और बैकवर्ड ही पता थे, इपॉक तो पता नहीं था, इसे छोड़ दिया। भाई बैकवर्ड का ही दूसरा नाम इपॉक है। हमने अभी तक बैकवर्ड मेथड की बात नहीं करी है। हम पहले सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फॉरवर्ड मेथड से, लॉजिक कंट्रोल लेंगे फॉरवर्ड मेथड पे। एक बार फॉरवर्ड समझ आ गया, बैकवर्ड विल टेक ओनली 10 to 15 मिनट्स दोस्तों। पूरा लॉजिक फॉरवर्ड का समझने के बाद उसे बैकवर्ड में कन्वर्ट कराएंगे। ठीक है दोस्तों। अब फॉरवर्ड मेथड में क्या किया? फॉरवर्ड नाम ही था फॉरवर्ड, फॉरवर्ड लुकिंग। तो ड्यू डेट के अगले दिन से स्टेटमेंट एंड डेट तक के डेज काउंट कीजिए। हर एक ट्रांजैक्शन के लिए डेज काउंट कीजिए, ड्यू डेट के अगले दिन से स्टेटमेंट एंड डेट तक, फॉरवर्ड लुकिंग। मैंने कहा ड्यू डेट को इग्नोर करते चलिए। क्यों इग्नोर करते चलिए? क्योंकि आप जानते हैं इंटरेस्ट का मीटर चालू होता है ड्यू डेट के अगले दिन से। अब बच्चे ए पॉइंट जो है, ए पॉइंट आप सब इसके आगे चाहे तो लिख लीजिए दोस्तों। दिस ए पॉइंट इज द लॉजिक, डेज कंप्यूट करने का प्रिंसिपल है। दिस इज बेसिकली द प्रिंसिपल, और लेट्स राइट द प्रिंसिपल। ये वो सिद्धांत है दोस्तों फॉरवर्ड मेथड का, और इस सिद्धांत को कैसे अप्लाई करना है वो नीचे बी पार्ट में लिखा है दोस्तों। दिस इज बेसिकली द एप्लीकेशन। ये जो बी पार्ट हम लिख रहे हैं ये उसका एप्लीकेशन है। अब दोस्तों एक अकाउंट के अंदर जब आप अकाउंट बना रहे थे, हमने 16 सितंबर से 1 फेब तक का अकाउंट बनाया। 2 तरह की चीजें हो सकती हैं दोस्तों, 2 तरह की चीजें। एक होती है ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शन, माल खरीदा, माल बेचा, पैसा आया, पैसा गया, ये सब ट्रांजैक्शंस हैं। उसके अलावा होंगे बैलेंसेस, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है दोस्तों, हाँ या ना एवरीवन? अब उन सब के लिए डेज कैसे निकालने हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। तो हमने कहा ट्रांजैक्शन के लिए तो ट्रांजैक्शन हुई, ट्रांजैक्शन डेट होगी,
उसकी ड्यू डेट होगी। ड्यू डेट के अगले दिन से डिस्काउंट कीजिए, ड्यू डेट के अगले दिन से, जो ऊपर लॉजिक में बोला था, ड्यू डेट के अगले दिन से स्टेटमेंट के एंड डेट तक डिस्काउंट कीजिए। अब ओपनिंग बैलेंस की बात करते हैं दोस्तों। ओपनिंग बैलेंस, एवरीवन, ऑल ऑफ यू, ओपनिंग बैलेंस के डेज काउंट करते हैं दोस्तों। ट्रांजैक्शन ड्यू होती है, जैसे हमारे एग्जांपल में 16 सितंबर वाली ट्रांजैक्शन 1 अक्टूबर को ड्यू हो रही थी, तो हमने डेज काउंट किए 2 अक्टूबर से। बेटा अगर कोई ओपनिंग बैलेंस हो तो उसके डेज कहां से कहां तक काउंट करूं? एवरीवन, ओपनिंग बैलेंस का मतलब है पैसा पहले से चलता आ रहा है, पिछले पीरियड से चलता आ रहा है। हाँ या ना एवरीवन, जल्दी से बोल दो। यस सर। अब सब यहां देखेंगे एवरीवन, यहां देखेंगे बेटा। वापस ऑन योर एक्सेल्स, बच्चे मुझे बता सकते हो इस स्टेटमेंट में, जो स्टेटमेंट अभी आपके सामने दिखाई दे रही है, जो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने बनाई, इस स्टेटमेंट में इंटरेस्ट कहां से कहां तक कंप्यूट हुआ? मतलब आप इंटरेस्ट कहां तक चार्ज हो चुका है, कौन सी डेट तक का इंटरेस्ट चार्ज हो चुका है? 1 फरवरी तक ये स्टेटमेंट बनाई गई थी, 1 फेब तक, तो 1 फेब तक का इंटरेस्ट चार्ज हो चुका है। बच्चे अगली स्टेटमेंट जो हम शाम ब्रदर्स को शाम को भेजेंगे, नाथ ब्रदर जो शाम को अगली स्टेटमेंट भेजेगा, वो स्टार्ट होगी 2 फरवरी से, और मान लो 31 मार्च तक, 2 फेब से 31 मार्च, तो 31 मार्च के दिन नाथ ब्रदर शाम को अगली स्टेटमेंट भेजता है। अगली स्टेटमेंट में तो ओपनिंग बैलेंस आएगा दोस्तों। ओपनिंग बैलेंस होगा ये 194.96 रुपीज। ये जो क्लोजिंग बैलेंस था वो अगली बार ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। सोच के बताना दोस्तों, 194.96 पे पिछली स्टेटमेंट में कहां तक इंटरेस्ट लग चुका था? 1 फरवरी 2014 तक। तो अगली स्टेटमेंट में इंटरेस्ट कहां से लगना है? 2 फेब से। तो अगली स्टेटमेंट के स्टार्ट डेट से। और फॉरवर्ड मेथड में लॉजिक क्या था? ट्रांजैक्शन के ड्यू डेट से स्टेटमेंट के एंड डेट तक। ओपनिंग बैलेंस तो पहले से ड्यू है, तो उसका इंटरेस्ट स्टेटमेंट के स्टार्ट डेट से लीजिए और स्टेटमेंट के एंड डेट तक लीजिए। अब ये बताओ, 2 फेब से इंटरेस्ट काउंट करना है, क्या 2 फेब को छोड़ूं, अगले दिन से स्टार्ट करूं, या 2 फेब को भी इंक्लूड करूं ओपनिंग बैलेंस के लिए? इंक्लूड होगा। क्यों इंक्लूड होगा? क्योंकि पिछली स्टेटमेंट में इंटरेस्ट 1 फेब तक लिया गया था। हाँ या ना? अगर 2 फेब को इग्नोर कर देता हूं तो भाई 2 फेब का तो इंटरेस्ट चार्ज ही नहीं हुआ, ना पिछली स्टेटमेंट में ना करंट स्टेटमेंट में। तो जब हम ओपनिंग बैलेंस की बात करते हैं, फॉरवर्ड मेथड की बात कर रहा हूं, फॉरवर्ड मेथड में ओपनिंग बैलेंस पे वो पहले से ड्यू है बेटा, पहले से ड्यू। तो हमारी स्टेटमेंट में वो ओपनिंग डेट से ड्यू है, तो स्टेटमेंट की स्टार्ट डेट ही उसकी ड्यू डेट हो गई। उस दिन से लेके स्टेटमेंट के एंड डेट तक के डेज काउंट कीजिए। और अब की बार ओपनिंग डेट को छोड़िए नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि पिछली स्टेटमेंट के एंड डेट तक इंटरेस्ट लगा था, तो इस स्टेटमेंट के बिगिनिंग से इंटरेस्ट लगना है उस ओपनिंग बैलेंस पे। हाँ या ना एवरीवन? यस सर। तो ये लीजिए दोस्तों, जो आपकी स्क्रीन पे वापस नोट्स पे लेके आ रहा हूं, ये नोट पढ़िए और मुझे बताइए। मैंने लिखा फॉर अ ट्रांजैक्शन, पहले ट्रांजैक्शन वाली बात पढ़ो, डेज कहां से कहां तक? The number of days are counted from the due date of a transaction till the statement end date, ड्यू डेट से एंड डेट तक, और ड्यू डेट को छोड़ते हुए। अब बात कर रहे हैं ओपनिंग बैलेंस की। ओपनिंग बैलेंस के लिए डेज कहां से कहां तक? डेज काउंट करो स्टेटमेंट की स्टार्ट डेट से। क्यों? क्योंकि उस पे पिछली स्टेटमेंट के एंड डेट तक तो इंटरेस्ट ऑलरेडी लग चुका है, तो यहां पे कहां से लगना है? स्टार्ट डेट से। तो उसकी ड्यू डेट एक तरह से स्टार्ट डेट हो गई, लेकिन उसको छोड़ना नहीं है, ड्यू डेट को भी इंक्लूड करना है, क्योंकि वहां उसका भी तो इंटरेस्ट लगना है। तो स्टार्ट डेट से लेके एंड डेट तक बोथ डेज इंक्लूडेड। एक बार अनम्यूट करके सब बोल देंगे, आर दीज नोट्स क्लियर एवरीवन? आर दीज नोट्स क्लियर एवरीवन? यस सर। ये लो दोस्तों। तो अब वापस एक क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। लेट्स कम टू अनदर क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन करने के बाद विल कम टू द लॉजिक। बेटा ये प्लीज बोर्ड पे एनोटेशंस मत कीजिए, ये एनोटेशंस जिसने भी किए हैं हटा दो, नहीं तो अगली बार से मुझे आपको ही ब्लॉक करना पड़ेगा एनोटेशंस के लिए। थैंक यू मेरे बच्चे। ओके चलिए दोस्तों,
Let's come to now question number 2. On your screens, question number 2. From the following particulars, prepare the account current to be rendered by Mr. Singh to Mr. Paul as on 31st August 2012. Interest must be calculated at the rate of 10% per annum. So दोस्तों, मिस्टर सिंह मिस्टर पॉल को ये स्टेटमेंट भेज रहे हैं, यानी मिस्टर सिंह की किताबें हैं जिन किताबों में से मिस्टर पॉल का अकाउंट उनको भेजा जा रहा है. सो जब हेडिंग डालूंगा तो क्या लिखूंगा? मिस्टर पॉल इन अकाउंट करंट विद मिस्टर सिंह, राइट? और स्टेटमेंट बनानी है एज ऑन 31st August 2012. इंटरेस्ट मस्ट बी कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम. राइट एवरीवन? तो आइए जल्दी से स्टार्ट करें दोस्तों. क्वेश्चन नंबर 2. सो फॉर्मेट बनाते हैं दोस्तों. So this is Mr. Paul in account current. सर स्क्रीन शो नहीं हो रही. ओके बेटा, अब ठीक है बच्चे. सो मिस्टर पॉल इन अकाउंट करंट विद मिस्टर सिंह. मिस्टर पॉल इन अकाउंट करंट विद मिस्टर सिंह. और ये स्टेटमेंट बनानी है दोस्तों. द स्टेटमेंट इज टू बी मेड टिल 31st August. और इंटरेस्ट का रेट है 10% पर एनम. सो इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम अप टू 31st August 2012. ठीक है दोस्तों, तो ये लीजिए, प्रॉपर फॉर्मेट कर देते हैं. डेट पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ड्यू डेट, नंबर ऑफ डेज. और अब की बार एक कॉलम चेंज कर रहा हूं दोस्तों. एवरीवन, आई एम यूजिंग अ कॉलम प्रोडक्ट दिस टाइम. एवरीवन, पिछली बार ये कॉलम इंटरेस्ट का था, अब की बात प्रोडक्ट कॉलम है. तो ऊपर ही हेडिंग में लिख रहा हूं दोस्तों कौन सा मेथड. आई एम यूजिंग प्रोडक्ट मेथड अंडर फॉरवर्ड मेथड. अगेन दोस्तों, प्रोडक्ट मेथड किस चीज का है दोस्तों? प्रोडक्ट मेथड है अकाउंट करंट स्टेटमेंट के फॉर्मेट का. और अकाउंट करंट स्टेटमेंट का फॉर्मेट प्रोडक्ट मेथड के साथ है. यूजिंग इंटरेस्ट टेबल नहीं है. तो अब की बार इंटरेस्ट की जगह कॉलम आ गया प्रोडक्ट कॉलम. और फॉरवर्ड मेथड किस चीज का था दोस्तों? फॉरवर्ड मेथड था नंबर ऑफ डेज का. तो डेज में वही फॉरवर्ड के लॉजिक से निकालूंगा. बस इंटरेस्ट हर ट्रांजैक्शन में निकालने की जगह प्रोडक्ट निकालूंगा. अच्छा, अब आप बता दीजिए, क्या आप सबने अपने स्कूल्स में कभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए प्रोडक्ट मेथड यूज किया था? एवरीवन? यस सर. बस वैसा ही कुछ करने वाले हैं दोस्तों. याद है नहीं है उसकी बात नहीं करूंगा कि लॉजिक मैं यहां सिखा दूंगा. तो जरा देखिएगा दोस्तों. तो बस फर्क क्या आया दोस्तों? पहले दो फॉर्मेट्स में सिर्फ इंटरेस्ट की जगह प्रोडक्ट आ गया. और नाम में भी तो वही था, यूजिंग इंटरेस्ट टेबल. तो हर ट्रांजैक्शन के लिए इंटरेस्ट निकाल रहे थे, तो कॉलम इंटरेस्ट का था. अब की बात प्रोडक्ट मेथड है, तो हर ट्रांजैक्शन का इंटरेस्ट नहीं प्रोडक्ट निकालेंगे. तो इसीलिए कॉलम प्रोडक्ट हो गया. तो आई होप फॉर्मेट में फर्क सबको समझ आता है. चलिए
ये मेथड जो है क्वेश्चन में दिया होता है या फिर खुद अपने आप से कर सकते बेटा कई बार क्वेश्चन में दिया होता है, अगर नहीं दिया होता तो हम खुद डिसाइड कर लेते हैं हम किससे कर सके, राइट। एक बार तीनों मेथड समझ लेंगे, फिर इस बारे में बात करेंगे कि अगर कुछ ना दिया हो तो एग्जाम में आपको कौन सा प्रेफर करना चाहिए। वो आप खुद ही बता दोगे कि आपको कौन सा आसान लगता है, यानी किसमें कैलकुलेशन थोड़ी कम करनी पड़ती है। तो आप जब पूरा तीनों फॉर्मेट समझ लोगे तो आप खुद ही ये बात डिसाइड कर पाओगे हमें कौन सा करना चाहिए, तो कुछ ना बताया क्या हो। क्वेश्चन में कई बार ऐसा होता है कि नहीं बताया होता। ठीक है बच्चे, हैं सर। ओके लेट्स कम टू क्वेश्चन अगेन। ट्रांजैक्शन एक एक करके देखते चलते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों 11 जून के दिन गुड्स सेंट टू मिस्टर पॉल। ओके दोस्तों, पूरा क्वेश्चन आप लोग देख चुके हैं, मुझे देख के बताइए क्या कहीं ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, क्या कोई ओपनिंग बैलेंस है, या 11 जून से ही ट्रांजैक्शन पहली स्टार्ट हुई है। इस पूरे क्वेश्चन में कहीं ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ, यानी पहली ट्रांजैक्शन 11 जून से ही हुई है। एंड दीज ऑल आर ट्रांजैक्शंस। हमने नोट में दो चीजों के बारे में लिखा था, ट्रांजैक्शन एंड ओपनिंग बैलेंस। यहां भी कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है, पहले क्वेश्चन में भी नहीं था, यहां भी नहीं है दोस्तों, राइट। तो 11 जून की ट्रांजैक्शन स्टार्ट करते हैं। गुड्स सेंट टू मिस्टर पॉल, तो सिंह साहब ने मिस्टर पॉल को गुड्स भेजे हैं, यानी सेल करे हैं, और हम सिंह साहब की बुक्स में हैं। तो बेटा कहना से गुड्स सेल की है मिस्टर पॉल को, सेल करने की एंट्री बोल दो एवरीवन। All to say तो मिस्टर पॉल टू सेल, तो पॉल साहब के अकाउंट में एंट्री डाल देते हैं, और ये ट्रांजैक्शन हुई है बेटा 11 जून के दिन एवरीवन। 11 जून 2012। सो पॉल, मिस्टर पॉल टू सेल्स, सर शीट में दिख रही। ओके बेटा। सो मिस्टर पॉल टू सेल्स, और ये पहली ट्रांजैक्शन का अमाउंट है दोस्तों 1020। सो मिस्टर पॉल टू सेल्स 1020, राइट एवरीवन। ओके दोस्तों, एक चीज सब मुझे देख के बताएंगे, क्या कहीं उधार का पीरियड दिया है? जल्दी से दोस्तों, no, sir. इज देयर एनी No, क्रेडिट sir. पीरियड गिवन? कोई ड्यू डेट्स दी है? नहीं दी दोस्तों। तो अब ड्यू डेट्स वाला मुद्दा वापस बाद में डील कर लेंगे, पहले बाकी सारी ट्रांजैक्शन प्लॉट कर लेते हैं। 15 जून कैश रिसीट फ्रॉम मिस्टर पॉल, तो डेटर से पैसा आया है तो एंट्री हो गई कैश टू मिस्टर पॉल। 15 जून के दिन ये एंट्री पास कर देते हैं। सो 15 जून बाय कैश अकाउंट, और पैसा आया है दोस्तों 500 रुपए। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन गुड सेंट टू मिस्टर पॉल, फिर से सेल करी है 20 जून के दिन 650 रुपए। तो 20 जून 20th जून फिर से सेल करी है, एंड द अमाउंट इन्वॉल्व्ड इज 650 रुपीज। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन अगेन, फिर से माल बेचा है 7 जुलाई को। गुड सेंट टू मिस्टर पॉल 700 रुपए। गुड सेंट टू मिस्टर पॉल 700 रुपए, फिर से सेल है, और ये सेल हुई है 7 जुलाई के दिन। सो 7th of July 2012 टू सेल्स, एंड द अमाउंट इज 700 रुपए। 700 रुपए। और आ जाते हैं दोस्तों लास्ट ट्रांजैक्शन पे। एक और ट्रांजैक्शन दी हुई है क्वेश्चन में। लास्ट ट्रांजैक्शन 8th अगस्त, कैश रिसीव फ्रॉम मिस्टर पॉल 1100 रुपीज। 8th अगस्त को 1100 रुपए रिसीव किए हैं। सो 8th अगस्त के दिन एंट्री पास कर देते हैं कैश टू मिस्टर पॉल। सो 8th अगस्त 2012 बाय कैश, और पैसा आया है दोस्तों 1100 रुपए, 1100 रुपीज। ये तो दोस्तों नॉर्मल डेटर अकाउंट की एंट्रीज थी, कोई मुद्दा ही नहीं था। आई होप यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। तो पहली बात, अकाउंट करंट के अंदर जो अकाउंट बनता है वहां कोई मुद्दा नहीं है दोस्तों। इंटरेस्ट की वर्किंग हम सीख रहे हैं, राइट। चलिए यहां तक आप सबने नोट कर लिया है। अब आते हैं ड्यू डेट्स पे। तो आप मुझे बताएंगे दोस्तों, पहले बताइए ड्यू डेट्स या उधार का पीरियड आपको नहीं दिया हुआ तो कौन सी डेट को ड्यू डेट मानूं? ट्रांजैक्शन डेट। ट्रांजैक्शन डेट। तो हमारे केस में 11th जून ट्रांजैक्शन डेट, 20th जून ट्रांजैक्शन डेट, 7 जुलाई ट्रांजैक्शन डेट। और बेटा कैश वाली ट्रांजैक्शंस के लिए ड्यू डेट क्या होती है?
कैश वालों के लिए तो वैसे ही ट्रांजैक्शन डेट ही ड्यू डेट होती है, तो यहां भी वही सेम डेट, यानी 15 जून को पैसा आया तो 15 जून ही हमारी ड्यू डेट हो गई, और 8 अगस्त को पैसा आया तो 8 अगस्त हमारी ड्यू डेट हो गई। इज दिस ओके एवरीवन? ड्यू डेट्स वाली बातें सबको समझ आती है? उधार का पीरियड नहीं दिया तो ट्रांजैक्शन डेट ही ड्यू डेट होगी, और कैश के लिए तो वैसे ही ड्यू डेट ट्रांजैक्शन डेट को ही लिया जाता है। ऐसा क्यों होता है उसका लॉजिक अभी बात करना है कि कैश वालों के लिए हम ट्रांजैक्शन डेट को ही ड्यू डेट क्यों लेते हैं बेटा, वो बात अभी करनी बाकी है। ओके, अब आ जाते हैं नंबर ऑफ डेज में। बेटा नंबर ऑफ डेज के लिए हम वही फॉरवर्ड मेथड फॉलो कर रहे हैं, और फॉरवर्ड मेथड में डेज का लॉजिक क्या था? ड्यू डेट के अगले दिन से एंड डेट तक के डेज काउंट करो। ओपनिंग बैलेंस के लिए स्टार्ट डेट से एंड डेट, लेकिन यहां कोई ओपनिंग बैलेंस है नहीं, तो सारी ट्रांजैक्शंस है, बेचना और पैसे का आना सारी ट्रांजैक्शंस है। तो ट्रांजैक्शंस के लिए डेज ड्यू डेट के अगले दिन से स्टेटमेंट के एंड डेट तक। सो बेटा 11 जून हमारी ड्यू डेट है तो 12 जून से काउंट करेंगे 31 अगस्त तक। जून के होते हैं 30 दिन, 11 दिन छोड़ देते हैं तो 19 दिन हो गए जून के, जुलाई के 31 और अगस्त के 31, ये बन जाते हैं 81 डेज। 81 डेज। वैसे ही दोस्तों 20 जून के अगले दिन से 31 अगस्त तक, तो जून के 30 दिनों में से 20 छोड़ देते हैं, बचे 10 दिन, जुलाई के 31 और अगस्त के 31, and these work out to this is 72 days. Next one, everyone, जुलाई के 24 दिन बचे और अगस्त के 31 दिन, and this is 55 days. क्रेडिट साइड पे आ जाते हैं 15 जून से, तो जून के 15 निकल चुके हैं, 16 से काउंट करना है, यानी 30 में से 15 निकल चुके हैं तो बचे 15, 31 जुलाई के, 31 अगस्त के, एंड दिस टोटल वर्क्स आउट टू 77 डेज। और बेटा 8 अगस्त से डेज काउंट करने हैं, तो यहां तो सीधा ही लिख देते हैं, 31 में से 8 दिन जा चुके हैं तो 23 दिन अगस्त के, 23 डेज अगस्त के। राइट दोस्तों? Is this okay everyone? हाँ जी सर। Varun, is this visible बेटा? वरुण तारियाल? ओके दोस्तों चलिए, सो अब क्या करना है वो उस पे आते हैं। तो नंबर ऑफ डेज तक तो कोई चेंज नहीं किया दोस्तों, वही लॉजिक लगाया जो पिछले क्वेश्चन में लगाया। अब चेंज किस बात का है कि इंटरेस्ट की जगह प्रोडक्ट लेना है। तो बेटा सब मेरे साथ देखेंगे, प्रोडक्ट किस चीज का? अमाउंट और नंबर ऑफ डेज का। तो ये लीजिए, अमाउंट 1020 रुपए मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ डेज 81 डेज, तो ये बन गया 82620। सो 1020 इंटू 81, वैसे ही 650 इंटू 72, वैसे ही 700 इंटू 55। तो अमाउंट और नंबर ऑफ डेज का हम प्रोडक्ट कर रहे हैं। क्रेडिट साइड पे 500 इंटू 77 एंड 1100 इंटू 23, तो 25,300 रुपए। Is this okay everyone? प्रोडक्ट, अमाउंट और नंबर ऑफ डेज का प्रोडक्ट कर दिया है दोस्तों। यहां तक सब नोट कर लीजिए, फिर अगले स्टेप पे चलेंगे दोस्तों, जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। ओके दोस्तों, सो अनन्या बेटा, अनन्या, यस सर। अनन्या बेटा, जो पिछला क्वेश्चन हमने किया था वहां पे हमने यूजिंग इंटरेस्ट टेबल वाली बात की थी, यानी हमने हर ट्रांजैक्शन पे इंटरेस्ट निकाला था, राइट? यस सर। बेटा डेबिट साइड का इंटरेस्ट और क्रेडिट साइड का इंटरेस्ट दोनों निकालने के बाद हमने क्या किया था?
उसके बाद हमने बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट निकाला। बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट निकाला था। बच्चे के वर्ड्स पे गौर करना दोस्तों, हमने बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट निकाला था, यानी डेबिट साइड का इंटरेस्ट बता रहा था कितना इंटरेस्ट लेना है, क्रेडिट साइड का इंटरेस्ट बता रहा था कितना इंटरेस्ट देना है। हमने नेट डिफरेंस निकाला और हमने कहा नेट नेट वो 4.96 4.97 कुछ आया था, वो इंटरेस्ट हमने लेना था। ऐसा ही हुआ था दोस्तों, बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट निकाला था। मुझे बताओ सब दोस्तों, एवरीवन, यहां पे प्रोडक्ट कॉलम बनाया है, प्रोडक्ट कॉलम, तो यहां पर बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट आएगा या बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट आएगा? बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट। तो पहले सब देखना दोस्तों, मैं फिर कह रहा हूं, आखिरी एंड करने में ही बच्चा खो जाता है, इसलिए सामने देखो सब, स्क्रीन पे देखते रहो दोस्तों। 31 अगस्त 2012 बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट, बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट कॉलम का ये बैलेंस ले रहा हूं दोस्तों, प्रोडक्ट कॉलम का बैलेंस जरा देख लेते हैं दोस्तों। तो दिस इज द टोटल ऑफ डेबिट साइड माइनस द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड। बेटा डेबिट साइड का टोटल ज्यादा बन रहा था, इसलिए जो बैलेंस बचा है वो क्रेडिट साइड पे दिखाई दे रहा है। डेबिट बैलेंस है प्रोडक्ट का जो आपके क्रेडिट साइड पे लिखा जा रहा है। दिस इज बेसिकली बैलेंसिंग फिगर। और ये फिगर लिखने के बाद मेरा प्रोडक्ट कॉलम क्लोज हो गया है, प्रोडक्ट कॉलम का टोटल मैंने टैली कर दिया है। ठीक है दोस्तों, ऑल ऑफ यू। अब सब बताओ दोस्तों, एवरीवन, जब हमने बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट लिखा था, बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट, वो 4.96 या 4.97 जो भी फिगर हमने निकाली थी पिछले क्वेश्चन में, उसका हमने क्या किया था? वो इंटरेस्ट हमने पार्टी से लेना था, तो हमने एंट्री पास कर दी थी, पार्टी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। हाँ या ना? यस सर, ऐसे ही करा था। अब बताओ दोस्तों, क्या मैंने पार्टी से ये प्रोडक्ट लेना है या इस प्रोडक्ट पे बेस्ड इंटरेस्ट लेना है? एवरीवन, प्रोडक्ट पे बेस्ड इंटरेस्ट, प्रोडक्ट पे बेस्ड इंटरेस्ट, राइट एवरीवन। और बच्चे, प्रोडक्ट का बैलेंस डेबिट बैलेंस है, यानी डेबिट साइड ज्यादा थी, तो डेबिट साइड के प्रोडक्ट पे जो इंटरेस्ट बनता वो इंटरेस्ट लेने वाला होता, और क्रेडिट साइड पे जो इंटरेस्ट बनता प्रोडक्ट पे वो देने वाला होता। तो डेबिट साइड वाला ज्यादा बन रहा है, यानी बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट जो आपका डेबिट बैलेंस आया है, क्रेडिट साइड पे लिखा गया है, आपने इस प्रोडक्ट पे, इस प्रोडक्ट के बैलेंस पे इंटरेस्ट लेना है। हाँ या ना? यस सर। तो लो दोस्तों, इंटरेस्ट की वर्किंग कर लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1, कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट, computation of interest. So interest will be 104120 पे 10% for 1 day। सब याद करके बताओ दोस्तों, लॉजिक पे ले आऊंगा, इस पॉइंट के लॉजिक पे, बट आप याद करके बताएं। जब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालते थे पार्टनर के केस में अपने 12th स्टैंडर्ड में, और प्रोडक्ट मेथड फॉलो करते थे, तो बेटा प्रोडक्ट किस चीज का लेते थे? कोई याद दिला सकता है एवरीवन? प्रोडक्ट किस चीज का लेते थे? सर नंबर ऑफ मंथ्स और अमाउंट का। नंबर ऑफ मंथ्स या नंबर ऑफ डेज और अमाउंट का इंटरेस्ट, राइट एवरीवन। तो पीरियड और अमाउंट का इंटरेस्ट होता था। और बेटा आखिरी में फिर इंटरेस्ट कितने पे निकालते थे उस प्रोडक्ट पे? सर टोटल प्रोडक्ट पे कितने महीनों या कितने दिनों का इंटरेस्ट निकालते थे? सर डिवाइड बाय 1/12 करते थे। 1/12 करते थे, यानी एक महीने का इंटरेस्ट निकालते थे। ऐसा ही होता था बेटा? यस Yes, सर। sir. प्लीज सब समझ लो दोस्तों, ये एक महीने या एक दिन का इंटरेस्ट नहीं होता। हम जो करते हैं उसका लॉजिक समझो, इट हैज अ मैथमेटिकल लॉजिक। सब बताएंगे दोस्तों, एवरीवन। मैं चाहूंगा 2 मिनट के लिए सब कुछ छोड़ दें और मेरे साथ देखें यहां पे। एवरीवन, बेटा अगर मैं यहां पे इंटरेस्ट निकालता, मैं यहां लिख रहा हूं, आपको ये नोट करने की जरूरत नहीं है बच्चे। अगर मैं यहां पे इंटरेस्ट निकालता तो क्या इंटरेस्ट ऐसे ही निकलता? I would have computed interest like 1020 पे 10% into 81 divided by 365। सब बता दीजिए, क्या ऐसा ही होता? यस सर, ऐसे ही। और बेटा अगले वाले पे क्या होता? नेक्स्ट वाले पे होता 650 रुपीज पे
10% फॉर 72 डेज। हाँ या ना एवरीवन? हाँ जी सर। और लास्ट वन आई वुड हैव हैड 55 डेज का इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट ऑफ 700 रुपीज। ठीक है दोस्तों। और फिर क्रेडिट साइड पे जब मैं लेता तो क्रेडिट साइड पे भी ऐसा ही कुछ करते। 500 रुपए पे 500 रुपए पे 10% 77 डेज के लिए, 77 डेज। और ऐसा ही दोस्तों आखिरी वाले में लेते 1100 रुपए पे 23 दिनों का इंटरेस्ट। ये पिछले क्वेश्चन में आपने ऐसे वर्किंग करी थी जहां पे हर ट्रांजैक्शन पे इंटरेस्ट निकाला था। अब मुझे बताओगे दोस्तों, क्या हमने इंटरेस्ट निकालने के बाद डेबिट साइड वाले इंटरेस्ट का टोटल किया, क्रेडिट साइड वाले का टोटल किया और माइनस कर दिया? ऐसा ही किया था दोस्तों। Yes, जरा sir. मुझे बताओ, अगर मुझे डेबिट साइड वाले इन तीन चीजों का टोटल करना है, क्या कुछ कॉमन निकलता है? 1/365 और 10%. 1/365 कॉमन है, और भी कुछ कॉमन है दोस्तों? 10%. 10%। तो 10% इंटू 1/365 कॉमन है, तो अंदर क्या बचा? पहली वाली ट्रांजैक्शन में अंदर क्या बच गया बेटा? सर अमाउंट अगर 10/165 सॉरी 10 इंटू 10% Amount इंटू into month. 1/365 कॉमन निकाल लिया जाए तो बाकी बच गया 1020 इंटू 81। Yes, sir. हाँ या ना? इस ट्रांजैक्शन में बच गया 650 इंटू 72 और इसमें बच गया 700 इंटू 55। तो अगर मैं Yes. 10% इंटू 1/365 कॉमन निकाल लेता इंटरेस्ट वाले मेथड से, तो प्रोडक्ट क्या अमाउंट और नंबर ऑफ डेज का ही बचता? हाँ या ना एवरीवन? तो हमने भी तो वही किया है दोस्तों। हमने क्या किया? हमने अमाउंट और नंबर ऑफ डेज का प्रोडक्ट कर दिया। ये जो आप प्रोडक्ट कॉलम देख रहे हैं, जिसे अब मैं ग्रीन में हाईलाइट कर रहा हूं, ये जो आपके सामने अब ग्रीन में हाईलाइटेड है दोस्तों, ये ग्रीन वाली फिगर्स प्रोडक्ट मेथड वाली फिगर्स हैं। इन तीनों में हमने क्या किया? हमने अमाउंट और नंबर ऑफ डेज का प्रोडक्ट लिया और उसको बाद में ऐड करने के बाद हमने मल्टीप्लाई कर दिया 10% इंटू 1/365। क्या अल्टीमेटली इंटरेस्ट ही नहीं आ गया दोस्तों? Yes, sir. हाँ या ना एवरीवन? जल्दी से बोल दो, सब बोलो दोस्तों। तो जो 10% से हम मल्टीप्लाई करते हैं वो रेट जो कॉमन निकला होता है वो होता है, और 1/365 से जो हम मल्टीप्लाई करते हैं वो एक दिन का इंटरेस्ट नहीं होता, वो 1/365 जो कॉमन निकाला होता है वो होता है दोस्तों। इज दिस ओके एवरीवन? यस सर। करके सब नहीं बोलोगे आगे नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि दोस्तों लाइव क्लास का मजा वही है कि आप लोग सब बताएं कि आपको चीज समझ आई है या नहीं आई है। अगर नहीं आई तो वी कैन डेलिब्रेट ऑन दैट, हम दोबारा डिस्कस कर सकते हैं दोस्तों। जल्दी बोलो। यस सर। लाल वाला Yes, वो sir. था बेटा जो आपने पिछले क्वेश्चन में किया, हर ट्रांजैक्शन पे इंटरेस्ट। हरा वाला वो है जो आपने इस क्वेश्चन में किया, प्रोडक्ट निकाला। प्रोडक्ट किस चीज का? कॉमन चीज के अलावा बाकी सबका। तो हमने कॉमन चीज से बाद में मल्टीप्लाई कर दिया उसे, तो बात तो एक ही हो गई ना दोस्तों। इट इज प्योर मैथ्स दोस्तों। तो अब आप याद करें कि 1/12 करते हैं या हम 1/365 करते हैं। आप वो रट्टा मारें या आप इसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन समझें, वो आपके ऊपर है दोस्तों। ठीक है जी एवरीवन? तो आई होप इतनी बात आप सबको समझ आ गई है कि प्रोडक्ट मेथड और इंटरेस्ट मेथड दोनों एक ही चीज होते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है, हर ट्रांजैक्शन पे इंटरेस्ट निकालने के बजाय, यानी बार बार 10% और 365 से डिवाइड करने के बजाय, हम एक ही बार 10% से मल्टीप्लाई करते हैं और 365 से डिवाइड करते हैं। किस चीज को? प्रोडक्ट के बैलेंस को। पिछले क्वेश्चन में आया था बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट, सीधा इंटरेस्ट निकाला था और उसका बैलेंस निकाला था क्योंकि वहां इंटरेस्ट कॉलम था। अब की बार प्रोडक्ट कॉलम है, प्रोडक्ट कॉलम का बैलेंस लिया, यानी लेने वाला प्रोडक्ट और देने वाला प्रोडक्ट दोनों का डिफरेंस, और उस पे निकाल दिया इंटरेस्ट 10% इंटू 1/365 करके। और बेटा ये इंटरेस्ट बन जाता है दोस्तों, दिस इंटरेस्ट वर्क्स आउट टू 28.53 इंटरेस्ट बन रहा है दोस्तों, 28.53।
यस अब सर, बता दीजिए ये इंटरेस्ट लेना है या देना है? लेना है। लेना है। डेबिट साइड का प्रोडक्ट ज्यादा था, प्रोडक्ट का बैलेंस क्रेडिट साइड पे आया था, तो इंटरेस्ट लेना है। एंट्री बोलो दोस्तों, मिस्टर पॉल से इंटरेस्ट लेना है, तो एंट्री क्या करूं? कॉल टू इंटरेस्ट। कॉल टू इंटरेस्ट। और ये एंट्री हो रही है स्टेटमेंट के आखिरी दिन, आखिरी दिन तक का इंटरेस्ट निकाला है दोस्तों। तो 31 अगस्त के दिन टू इंटरेस्ट अकाउंट, और पॉल से इंटरेस्ट चार्ज कर लिया है 28.53, और इसके लिए लिख देते हैं अब की बार वर्किंग नोट नंबर 1। रेफर वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 1 में हमने ये इंटरेस्ट निकाला और ये इंटरेस्ट पार्टी अकाउंट में डाल दिया। अब क्या पार्टी का बैलेंस किया जा सकता है दोस्तों? तो पार्टी की बैलेंसिंग करते हैं, पार्टी की बैलेंसिंग एवरीवन। सो डेबिट साइड का टोटल कर लेते हैं। डेबिट साइड का टोटल आ रहा है दोस्तों 2398.53, और अगर आप क्रेडिट साइड का टोटल देखें, ओरली ही किया जा सकता है 1600, यानी बैलेंस डेबिट बैलेंस है, डेबिट साइड ज्यादा है, तो 31 अगस्त के दिन क्रेडिट साइड पे बैलेंस लिख दिया जाएगा, व्हिच इज अ डेबिट बैलेंस बाय बैलेंस सीडी, एंड दिस बैलेंस इज 2398.53 माइनस 1600, 798.53 being the balancing figure. हो गया दोस्तों अकाउंट क्लोज। तो क्या डिफरेंट किया वो समझने की जरूरत है दोस्तों। प्रोडक्ट का बैलेंस आया, उस बैलेंस पे इंटरेस्ट कंप्यूट किया, वो कॉमन पोर्शन से मल्टीप्लाई करके इंटरेस्ट लेना बन रहा था, तो पार्टी टू इंटरेस्ट की एंट्री पास कर दी है और बैलेंस निकाल दिया है पार्टी का, और अकाउंट हो गया क्लोज। यानी 31 अगस्त के दिन मिस्टर सिंह ने मिस्टर पॉल से 798.53 रुपीज लेने हैं इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। बस दोस्तों, और ये क्वेश्चन सोचो 10 नंबर तक के आ जाते हैं पेपर के अंदर, 5 से 10 नंबर। अब आप बता दीजिए मुश्किल काम है दोस्तों एवरीवन। सर ये वाला क्वेश्चन 5 नंबर का, ये क्वेश्चन 5 नंबर का मान लो बेटा। 5 से एग्जाम में 8-8 नंबर के 10 नंबर के भी क्वेश्चन आए हुए हैं, कुछ और ट्रांजैक्शंस आगे दिखाऊंगा। 10 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है पेपर के अंदर। अब 10 मार्क्स पे क्या कुछ मुश्किल है मेरे बच्चे? नो सर। मेरे को बच्चे ने कहा सर मैं डेज निकालने का तरीका भूल जाता हूं सर। अरे कोई बात नहीं, तो भी बेटा पहले तो ये कॉन्फिडेंस दो कि ट्रांजैक्शन की जो एंट्रियां करनी है, एंट्रियां वो तो डेबिट क्रेडिट ही था। आप अगर कुछ भूले भी तो इंटरेस्ट भूले ना। तो अगर ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, 10 में से 4-5 नंबर तो आपके पहले से रेडी हैं, वो तो आपको पहले से आते थे। तो समझा क्या हमने अकाउंट करंट में? नई चीज क्या देखी? सिर्फ इंटरेस्ट कंप्यूट करने का एक तरीका। अभी तक लॉजिक नहीं समझा है उसका दोस्तों, कि हमने ऐसे क्यों निकाला, इतने इंटरेस्ट क्यों डेबिट साइड पे क्यों निकाला, क्रेडिट साइड पे क्यों निकाला, ये सब बातें नहीं समझी हैं। किसी बच्चे ने स्टार्टिंग में पूछा था सर कैश वाली ट्रांजैक्शन का भी क्यों इंटरेस्ट निकाल रहे हो। सब बातें अगली क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट विद द लॉजिक ऑफ दिस टॉपिक दोस्तों। प्लीज क्लास को लेट ज्वाइन नहीं किया कीजिए, आप कुछ चीजें मिस कर देते हैं। जो चीज आप मिस करते हैं वो ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है दोस्तों। फिर पूरी क्लास में आप ग्रैपल करते हैं कि उस चीज को पकड़े कैसे, तो इसीलिए क्लास लेट नहीं ज्वाइन किया कीजिए दोस्तों। दूसरा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 अब आप घर पे ट्राई कर सकते हैं। यू कैन ट्राई आउट क्वेश्चन नंबर 3 एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 3 आप घर पे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस 1 जुलाई के दिन बैलेंस ओइंग बाय मिस्टर वाई। तो बेटा ओपनिंग बैलेंस के डेज कहां से कहां तक काउंट करेंगे एवरीवन? सर स्टार्ट डेट से एंड स्टार्ट डेट से एंड डेट तक, यानी 1 जुलाई अगर आपकी स्टेटमेंट स्टार्ट डेट है, ओपनिंग बैलेंस उस दिन का दिया है, और एंड डेट कह रहा है 31 दिसंबर, तो 1 जुलाई से 31 दिसंबर, और दोनों को इंक्लूड करके लेंगे, राइट। उसके बाद की जो ट्रांजैक्शंस हैं उनके लिए तो ड्यू डेट के अगले दिन से स्टेटमेंट के एंड डेट तक। ठीक है बच्चे एवरीवन। एक ये आखिरी ट्रांजैक्शन देखो सब, यहां देखो दोस्तों, 1 सितंबर का ट्रांजैक्शन डेट है। मिस्टर वाई एक्सेप्टेड मिस्टर एक्स's ड्राफ्ट एट 3 months डेट। क्या मतलब हुआ सर? ड्यू डेट 3 महीने बाद किया बेटा, ये है बिल ऑफ एक्सचेंज। आपको अगर याद हो, बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, एक पार्टी बिल ड्रॉ करती है, जिसने पैसा लेना होता है वो बिल ड्रॉ करता है, वो सिर्फ एक ड्राफ्ट कॉपी होती है। सामने वाली पार्टी जिसने पैसा देना है वो उसे एक्सेप्ट करता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिस्टर वाई ने एक्सेप्ट किया मिस्टर एक्स का भेजा हुआ ड्राफ्ट,
जो 3 महीने बाद का डेट का है, 3 महीने बाद ड्यू होता है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज है, Y के लिए बीपी है, X के लिए बीआर है। X ने ड्रॉ किया है उसके लिए बीआर, जो एक्सेप्ट कर रहा है उसके लिए लायबिलिटी यानी बीपी। और 1 सितंबर का बिल ड्रॉ है हुआ है, 3 महीने का बिल है, तो बता सकते हो ड्यू डेट क्या होगी? 4 दिसंबर। शाबाश मेरे बच्चे, 4 दिसंबर, 3 दिन ग्रेस के ऐड करते हुए। अब कीजिएगा इस क्वेश्चन को, आप लोग कर लेंगे दोस्तों। क्वेश्चन में 2 चीजें बोली हुई है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मेथड से करना है। मैंने बैकवर्ड अभी आपको सिखाया नहीं है, आप लोग बैकवर्ड नहीं उठाएंगे, आप सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड मेथड से करेंगे। ठीक है दोस्तों, इज दिस ओके एवरीवन? चलिए, दैट्स इट फॉर द डे दोस्तों। आप लोग क्वेश्चन ट्राई करेंगे, कोई डाउट होगा तो चैट पे डालेंगे, वी कैन डिस्कस दैट आउट। नेक्स्ट क्लास में इसके लॉजिक के साथ स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एवरीवन, एंजॉय द डे एवरीवन। जी सर। बाय बेटा, बाय दोस्तों। बाय बेटा।